ये सामने बंद कर दे, बस पीछे चलता है, सामने बंद कर दे। यहाँ आगे यहाँ का आगे बंद कर दे, पीछे चलता है। एक और बचा है क्लास। तो कार्यक्रम की आप देख रहे हैं, जो भी आप महान तक मूर्धन में अपने अपने फील्ड के विधा के विद्वान हैं, उन लोगों का एक चयन किया गया, उसके हम ब्रीफ करेंगे। उसके पहले हम लोग सबसे पहले अपने आचार्य धनवंतरी जी के यहाँ एक अपने निदेशक महोदय हमारे आ चुके हैं, जो ऊर्जा विभाग के ऊर्जावान। हम लोगों ने जो चयन किया था, उसका मूल उद्देश्य यही था कि जब तक की ऊर्जा नहीं जुड़ेगी तब तक लोगों में एक उत्साह नहीं आएगा। इसलिए ऊर्जा विभाग का चयन किया गया और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण जो आज आयुष आज के द्वार और अमृता महोत्सव, आजादी का अमृता महोत्सव, उस कार्यक्रम में हमारे निदेशक महोदय, चूंकि जो विद्याभूषण हमारे एमडी साहब हैं, उनसे हमारा एक डिस्कशन हुआ और डिस्कशन में बहुत ज्यादा प्रभावित हुए जी, ये तो हर व्यक्ति का एक आवश्यकता है आज की। तो उन्होंने हमें अनुमति दिया और उस अनुमति के आधार पर कार्यक्रम आगे बढ़ा। और आपको खुशी होगी कि ये मतलब पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे कंट्री में आज के दिन पूरे स्थानों पे भारत सरकार की गाइडलाइन में है। और उसका सौभाग्य हमारे निदेशक महोदय का अनुरोध है कि हमारे जो आचार्य और महा धनवंतरी जी के ऊपर एक दीप प्रज्वलन करें। डॉक्टर नम्रता जोशी हमारी प्रोफेसर नम्रता जोशी जी हैं, रामानंद जी हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और आरएस सिंह जी जो हमारे जड़ी बूटी की कथियों के लिए जाने जाते हैं, काफी फेमस आदमी। तो दीप प्रज्वलन नमामि धनवन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं रूपे जरारम्भयनाशहेतुर्दातारमीशं विविधौषधीनां तं व्योमवातावनिवारिवन्ये पंच प्रपंचात्मकदेहभाजां सम्पात सन्तापजराजरान्तकं नमामि धनवन्तरिमादिदेवं नीलाम्बुद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय माता। मैं
दीप प्रज्वलन के पश्चात हम अनुरोध करेंगे माल्यार्पण के लिए। सभी लोग तो ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई आपका, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे आद्य जो पूज्य गुरु और आचार्य महा हमारे देव धन्वंतरी जी हैं। क्योंकि दो संप्रदाय है, अक्सर कंफ्यूजन आप लोगों को होता होगा कि एक आचार्य चरक का संप्रदाय और एक आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी। मतलब उस जमाने में समझिए सेकेंड सेंचुरी बीसी में भी हमारा दो संप्रदाय कहा गया था कि एक जो सर्जरी करने वाला हो और एक दवाई करने वाला हो। तो सर्जरी के हमारे आद्य गुरु धन्वंतरी जी हैं और आत्रेय जी हमारे जो दवाई वाले बताए गए थे। लेकिन धन्वंतरी का और अलग अलग आता है। तो हम लोग मानते हैं कि आद्य हमारे गुरु धन्वंतरी जी, धन्व मतलब वो सर्जरी कराने वाला पार्ट है। कार्यक्रम की अगली जो हम चाहते हैं कि सर है क्या, लेकिन सर की थोड़ा सा हमें लगता है कि व्यस्तता रहती है और वो भी काम से खास तौर से जो ऊर्जा विभाग, ऊर्जा में तो हर वक्त कोई कोई ऊर्जा एक्टिव होकर के एनर्जी निकालने के लिए कहीं चलती रहती है। तो हम माल्यार्पण के बाद तुरंत तत्काल हम लोग आते हैं अपने कार्यक्रम पे। जो भी हमें लगता है ना कि ज्यादा अच्छा होगा इस लेक्चर के बाद में आप अगर सवाल जवाब करते हैं तो ज्यादा आपके कोई भी लेक्चर्स जो होते हैं उसका ज्यादा फ्रूटफुल तभी होता है कि कोई आपके मन में जो क्वेरीज है, एक मन में कोई भ्रांतियां जो होती है कि मन में भ्रांतियां जो फैलाया हुआ है, कुछ लोग फैलाते रहते हैं पैसे के बारे में, तो वो भ्रांतियां हमारी खत्म करने के लिए सबसे बेस्ट लेक्चर वही होता है कि जो आदमी कुछ सवाल करे और उसके जवाब के लिए आप बैठे हैं एक्सपर्ट यहाँ पे। तो हमें लगता है कार्यक्रम को देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बीच में हम अपना माल्यार्पण का कार्यक्रम बाद में कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहले मैं ही आपको एक ब्रीफ करता हूं सबसे जो इस कार्यक्रम का रूपरेखा के बारे में। कार्यक्रम आप देख ही रहे हैं कि आयुष आपके द्वार के अंतर्गत आजादी का महोत्सव। तो अमृत महोत्सव का देखिए इसमें दो चीजें हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई 2013 में, हमें लगता है कि एमडी एनआरएचएम थे हमारे सीनियर साहब के हैं केस मिश्राम सर, वो एमडी एनआरएचएम में बुलाए और बोले कि वैद्य जी आयुर्वेद को कैसे हम लोग आगे कर सकते हैं। तो अक्सर अस्पतालों में एमडी एनआरएचएम में रहते समय हुआ कि अगर आयुष विंग की स्थापना किया जाए, आयुष विंग AYUSH, ए मींस आयुर्वेदा, ठीक है, AY आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और योगा, ये चार फैक्टर मिलकर के हमारे बनते हैं पूरा आयुष का। तो बोले कि अगर हम आयुष विंग की स्थापना हर जो चिकित्सालयों में कर दें तो शायद आपकी जो जन जागरूकता लोगों में नहीं है तो उसमें एक जन जागरूकता आएगी। तो वहां पे 2013 में आयुष विंग आप देख रहे हैं जिला अस्पताल में सारे आजकल आयुष विंग की स्थापना हो गई है। सेकंड स्टेज में फिर जब वो सेक्रेटरी बने हैं मिश्राम साहब, तो फिर उन्होंने, चूंकि वो आयुष के प्रति बड़ी उनकी असीम आशा थी, तो बोले कि आप आयुष आपके द्वार, आयुष आपके द्वार मतलब आपके घर के अगल बगल में ही आपकी चिकित्सा की व्यवस्था है। तो क्यों ना आप जो व्यक्ति एक आयुष इतना समझा दी जनता को कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में न जाकर के वो घर पे ही अपने चिकित्सा करे, इसलिए इसका करा गया। और आज आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि यूपी से आयुष आपके द्वार शुरू हुआ और पूरे भारत में फैल गया, पूरे भारत में गया। दूसरा जो इसलिए हुआ कि हमारा मंत्रालय ने कहा कि सबसे ज्यादा उपयोगी औषधि कौन सी है, तो आप देख रहे हैं कि गिलोय 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 पूरा छाया रहा। तो उससे एक तय किया गया कि गिलोय, क्योंकि गिलोय का जो नाम है अमृता नाम है। अमृता नाम आया कहां से? अमृता नाम आया कहां से? अगर उसका थोड़ी सी एक मिनट की ब्रीफिंग देखेंगे, अगर हमारा जो मिलती है संहिताओं में कि जब राम रावण की, भगवान राम और रावण के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो बंदर मारे गए थे और राक्षस मारे गए थे, तो बैठक में हुआ कि भगवान जो अच्छा काम किया था वो भी मारा गया, जो गलत काम किया गया मारा गया, तो उसकी तो ठीक है,
तो ये अच्छे वाले कोई तो गलत काम है ना। उस समय फिर ब्रह्मा जी बैठे थे, उन्होंने अमृत की वर्षा की। राममानस में लिखा भी है कि अमृत की वर्षा हुई है। उस अमृत की वर्षा से जो बंदर लोगों को मुंह में गया वो उठ के जीवित हुए और बचा पाए। अमृत जो गिरा जमीन पे, उसी से हमारी इस अमृता की उत्पत्ति। इसीलिए इसका अमृत, इसका अमृता इसका पर्याय का एक जो आपको मिलता है कि अमृता इसका पर्याय के रूप में आई। एनी कोई भी टॉपिक आप उठा सकते हैं। अगर कोई विशेषज्ञ है तो किसी भी टॉपिक पे सभी विशेषज्ञ हैं, अलग अलग विधा के सारे विशेषज्ञ हैं। तो इसलिए गिलोय का भारत में इकट्ठा पूरे गिलोय के लिए गिलोय मिशन प्रोजेक्ट चला पूरे कंट्री में। उस गिलोय मिशन का प्रोजेक्ट मिला है 2020 जनवरी में, संयोग से मार्च में एकाएक आया था कोविड का प्रकोप। उस कोविड के प्रकोप में कमिश्नर दीपक अग्रवाल साहब ने करीब 1000 से पर्यावरण दिवस से हम लोगों ने शुभारंभ किया गिलोय का, और 2 लाख गिलोय का प्लांट पूरे बनारस और मिर्जापुर मंडल में इस तरह से बांटा गया। उस गिलोय के कारण में आपको आश्चर्य होगा कि वो गिलोय का जो प्लांट है हमारा अमृता, उसको नेशनल प्लांट, राष्ट्रीय प्लांट पिछले साल घोषित किया गया। जो एक आपका दिन प्रतिदिन एक कदम निकलता गया, क्योंकि गिलोय का जब उपयोगिता है लोगों को दिखा कोविड में, तो हमें तो लगता है कि कोविड आया और आयुर्वेद को जगाया। आयुर्वेद की युक्ति पूर्ण रोग से मुक्ति, सेकंड हम लोग का जो स्लोगन है, आयुर्वेद अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं। तो इसमें किचन में अब सेकंड होता है कि किचन में आयुर्वेद की उपयोगिता। अक्सर जब हम लोग हमें लगता है कि जो सीनियर आईएएस है वो लोग लगातार टच में रहते हैं, कोई परेशानी होगी बोलते हैं वैसे घर में है यार, ये पेट में दर्द हो गया तो क्या करना है। तो हम लोग प्राइमरी लेवल पे कहते हैं कि सर किचन की जो सामग्री आती है, आप तुरंत तो कहेंगे किचन में एसिडिटी हो रही है, अनपच हुआ है, सर एक चम्मच जीरा फाँक लीजिए। तो जीरा फाँकते ही फिर वो कहते हैं सब आराम मिल गया। या अगर दर्द हो रहा है साथ में, बोले साहब हींग का लेप लगवा दीजिए, उससे आराम हो जा रहा है। उसके बाद में ज्यादा परेशानी है अजवाइन धूप फंकवा दी। वो आपको पहला जो आपकी चिकित्सा है वो किचन ही होता है। इसीलिए जो आयुर्वेद की मूल प्रवृत्ति है वो कहा गया है कि आहारम महा औषधि, मतलब आहार से बड़ा की औषधि नहीं है। आहार बनता कहां से? किचन से आपके है। और किचन के आप लोग तो जो एक्सपर्ट हैं तो पूरा घर को सुरक्षित रख सकते हैं अपने किचन से। अभी छोटा भाई मेरा अमेरिका में है, आईटी कानून से बीटेक किया, ऑस्टिन टेक्सास में है। तो इस बार आज तेरा भैया एक अमेरिका में नई बात शुरू हुई है कि वो लोग कह रहे हैं कि फूड इज कौन मेडिसिन बना, फंक्शनल मेडिसिन। उन्होंने कहा कि फूड इज अ फंक्शनल मेडिसिन। हमने कहा हद हो गया, अमेरिका ने कह दिया फूड इज अ फंक्शनल मेडिसिन, बहुत बड़ी बात हो गई। और हम सेकंड सेंचुरी से बोल रहे हैं कि आहार महाऔषधि है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये तो गलत है ना कि भाई अखिल जो बात हमारा पहले कहा गया है उसी को खाली आप रिवाइज कर रहे हैं। इसलिए किचन की हुआ। किचन के बाद में जो आज का मूल कार्यक्रम रहा कि आपका जो उपयोगिताएं हैं जड़ी बूटी की, तो वो जड़ी बूटी आप अपने गमले में, मेरा जो अनुरोध है कि 5 प्लांट अपने घर में जरूर लगाएं। सबके पास इतना घर का स्थान है कि जो 5 प्लांट आराम से लगा सकते हैं। उसमें आपका तुलसी फेमस प्लांट पूरा रही है, तुलसी माँ के रूप में माने जाती है, तुलसी हुआ। सेकंड गिलोय खाली लगा दीजिए, आंधी की तरफ फैलती है पूरा, गिलोय सेकंड आपका हुआ। तीसरा अश्वगंधा। अश्वगंधा का एक सिंपल सा प्लांट होता है, लेकिन अश्व घोड़ा ताकतवर का है, इतने अश्व पावर का है, इतने हार्स पावर का है। अश्वगंधा का प्लांट क्यों? ताकत रहेगा तो कोई आदमी आपको बीमारी आदि हरा नहीं पाएगा। और उसके बाद में शंख पुष्पी, जो आचार्य चरक बताए, सबसे बड़ी आप अगर आश्चर्य सुनेंगे उस साइंस की तरफ, हमारा आयुर्वेद साइंस का, जो आज सारे लोग उसको प्रूफ कर रहे हैं, सारे साइंस आ रहे हैं उस पर कि पूरा ये हमारा जो सिर है, उन्होंने चिकित्सा बताई कि आयुर्वेद की चिकित्सा 3 चीजों पे है, दैवापाश्रय, भुक्तिकापाश्रय और सत्वावचय। दैवापाश्रय मतलब हुआ कि पूजा पाठ करना, ठीक है, पूजा पाठ आस्था रखना, झुकना लोगों के सामने, ये आपका पूजा पाठ का था। अगर इसमें साइंस देखेंगे, अक्सर सवाल था कि पूजा हम क्यों करें, कौन फायदा है। पूजा में एक दिन मैं बैठे जा रहा था तो देखा गया पूजा का जो कोई धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग आगे झुकते हैं। क्यों नहीं झुकते भाई? अगर उल्टा आप कहते हैं खानदान के उल्टे हैं, हम आगे झुकते हैं, आप क्यों झुकिए? वो देख
यदुत्तमानाम अंगानाम शिरस्तद्य विधीयते। इस पूरे शरीर का उत्तम अंग हमारा सिर है, और अगर सिर ठीक है तो आपका शरीर ठीक है। जो रोग स्टार्ट होते हैं मोस्टली, मतलब एक तो हुआ देवता का आगे पूजा करिए, और तीसरा है सत्व से, मतलब सत्व को बढ़ा दीजिए व्यक्ति का। सत्व को बढ़ाना, अरे बेटा चिंता न करो, मैं हूं ना, मैं हूं ना, इतने से ही देखिए आपकी पॉजिटिव हार्मोन निकलता है और व्यक्ति में लड़ने की क्षमता उसके बीमारी की बढ़ जाती है। तो आप देखिए 66% लोग खाली आपके इसी से हैं, जो आपके सिर से है। और वो सिर के लिए स्पेसिफिक कहा गया कि 4 मेध रसायन, मेध मतलब बुद्धि बढ़ाने वाले, बुद्धि बढ़ाने वाले 4 रसायन हैं। मंडूक पर्णी स्वर्से प्रयोजक झीलीड़ मधुकर से चूड़म गुड़थी समूल पुष्पा एंड मेधा विशेषण च संग पुष्टि। 4 स्पेसिफिक ब्रेन टॉनिक हमारे हैं, जिसमें मंडूक पर्णी का रस निकाल करके छोटे से प्लांट तक आराम से फैलती है, उसका रस निकाल के पी सकते हैं। मुलेठी का चूर्ण दूध के साथ पीते हैं, वो भी आपकी बुद्धि बढ़ाती है। तीसरा, मुर्ची का सारे पुष्प के साथ में रस निकाल के ले सकते हैं, ये आपका गुर्ची का हुआ। और चौथा संग पुष्पी, संग पुष्पी स्पेसिफिक आपका ब्रेन टॉनिक है। एक अभी इसका हम लोग क्या काम करते हैं, गांव पे भी मेरे भतीजी थी 10 साल पहले, उसको एपिलेप्सी का झटका पड़ा, कई बार आती थी, तो हम लोग उनसे अंग्रेजी करते करे थे, बहुत रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी। हमने कहा गांव में संग पुष्पी है, पिलाओ। हमें लगता है कि 2-3 महीना पिलाए होंगे, अब 10 साल 11 साल हो गया, दोबारा नहीं है। अब इससे आगे काम करने की प्राइमरी लेवल पे हमने स्टार्ट किया, उसके बाद आगे हमारा फिर साइंटिफिक ग्रुप में काम करके उसे प्रूव करके दिखाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि साइंटिफिक जो पैरामीटर है ये मिल रही है, हमारे किताब में लिखा, साइंस में क्या हुआ, उसी बेस से अभी हम लोग के जो प्रोजेक्ट मिले हैं कई कोविड में, जिसमें हम काम कर रहे हैं। और उस काम करने में जो आपका लास्ट हमारा एक छोटी सी लोगों का ब्रीफ देते हैं कि इन लोगों का हमने सिलेक्शन जो किया था, तो ज्यादा अच्छा आपको और अच्छा लगेगा। आप चूंकि एमडी साहब हमारे हैं, और एमडी साहब से मेरी एक मुलाकात हुई, लेकिन हमें लगता है कि वेरी डेफिनेटली, मतलब ऊर्जा विभाग में ऊर्जावान व्यक्ति आए हैं कि तत्काल जो 2 बातों में डिस्कस हुआ तुरंत जिन्होंने यस कर दिया। हमने इस प्रस्ताव को रखा कि भाई आपके ऊर्जा विभाग में अगर हम प्लांट बांटना चाहते हैं और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं आयुर्वेद तक, तुरंत उन्होंने आप डायरेक्टर साहब को, हमारे लगता है आप उनके अच्छे डायनेमिक साथ में होंगे, ऊर्जावान अगले होंगे, जिनको आपने आज के लिए नियुक्त किया। और आपके सानिध्य में ही पूरी चुकी हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, इसलिए आप प्रोफेसर नम्रता जोशी हैं। अभी कोविड प्रोटोकॉल जो कोविड का आया है, मिला है, अभी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मिला है, तो कोविड में जो दवाई का प्रोजेक्ट आपको, कोविड का जो अभी प्रोजेक्ट आई हुई है, उसमें आपको दिया गया है 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आया। हेलो, वो आपका दवाई आप पढ़े होंगे कि 5 दिन में कोविड नेगेटिव आप ही की मेडिसिन थी, 5 डेज में मल्ल चंद्रोदय बेटी जो 5 या 8 डेज में उस समय बड़ी तेज चली थी। मैं कोविड पॉजिटिव खुद ही हुआ था, 18 को मेरा कोविड पॉजिटिव हुआ, 21 को मेरा नेगेटिव, दोनों रिपोर्ट मेरे पास है। तो इसलिए वो मल्ल चंद्रोदय पे पूरा साइंटिफिक काम हो चुका है। अब उसका हम लोग पब्लिकेशन में जा रहे हैं कि हम किस तरह से इसको ठीक कर पाएंगे। एंड देन आप रसायन की प्रोफेसर हैं, मतलब किस तरह से रसायन की औषधियों को कितने तरीके से हम ले सकते हैं, एक ही प्लांट को हम कितने तरह से ले सकते हैं और कैसे लें जिसका फायदा हो, यह आपका विषय का विशेषज्ञता है। एंड देन डॉक्टर अवनीश पांडे जी, डॉक्टर अवनीश पांडे, आप चूंकि इन द्रव्यों का पहचानना, एक अभी बीच में आई कि गिलोय जो है बर्बाद कर रही है, गिलोय से लीवर फेल हो रहा है, किडनी, हम देखते हैं एक सीनियर से बात हुई थी, उन्होंने कहा वैसे आप लोगों को बदनाम करने के लिए लोग एक एंटी पार्टी है, जैसे आपका अगर हमारा वैल्यू बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि अगले पैसे की वैल्यू कम होगी, तो कुछ लोगों से खुजली निकाल देते हैं, अरे किडनी फेल हो जाएगी, अरे लीवर फेल हो रही है, विदाउट एनी उनका एक करे हुए वो भ्रम फैलाते हैं, और उस भ्रम से बेचारा पेशेंट मारा जाता है। जबकि आप जानते हैं कि अगर एक प्लांट है, इस प्लांट का अगर नेचुरल प्रोडक्ट में कोई अक्सर लोग कैसा आता है कि अरे इसका साइड इफेक्ट है क्या, तो मेरा वही जवाब होता है कि आप खाना खा रहे हैं चावल दाल रोटी, क्या इसका साइड इफेक्ट कभी हुआ? चावल दाल रोटी पका के खा रहे हैं, इसको आप कच्चा खा रहे हैं, तो भाई कैसे साइड इफेक्ट हो सकता है? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इसके बारे में जब हमारा जानते नहीं हो सकता है कि दूसरा आदमी गिलोय के नाम पे कोई दूसरा दे दिया, आपने उसको खाया और उससे नुकसान हुआ, कहेंगे नहीं गिलोय से हुआ, ये तो गलत तरीका है। ये आपका जो बताने का तरीका है और समझाने का तरीका है, इसी पे एक कार्यक्रम हुआ। हम चाहते हैं कि ये माल्यार्पण में कार्यक्रम डॉक्टर अवनीश जी
माल्यार्पण कार्यक्रम हमारे डायरेक्टर महोदय को माल्यार्पण डॉक्टर अवनीश पांडे जी। एंड देन रामानंद जी, आप डॉक्टर आरएस माल्यार्पण करें। अवनीश जी, रामानंद जी का मैडम मैडम की अवनीश जी पांच तो लगे। ठीक है, नेक्स्ट एक अभी तुरंत सम्मान वाला भी करके समय की बचत हो जाएगी। एक जो बना हुआ है एक डॉक्टर मैडम को सम्मान हमारा सम्मान के लिए निदेशक महोदय अच्छी बात है। तो पढ़ा पैकेट के साथ में एक आयुर्वेद की साथ में दिया जा रहा है कि आप हमारे निदेशक महोदय इसमें स्पेशली कोविड और डेंगू से बचाव की व्यवस्था की दवाई रखी गई है, और इसी मैडम को दें। और एक अतिथि जी तो कार्यक्रम में दो हमारे जो बचे हुए हैं स्पेशली आरएस इंचार्ज हैं जो हैं वो बचे हुए हैं। ये आपकी जड़ी बूटी की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। हम सब एक कम लेते हुए जड़ी बूटी के स्पेसिफिक 10,000 रुपए को 1 लाख रुपए में कैसे कोई किसान अपनी खेती से कन्वर्ट कर सकता है, उसके हमारे साइंटिस्ट और एक प्रोजेक्ट के इन्वेस्टिगेटर हैं डॉक्टर आरएस जी और हमारे रामानंद जी हैं प्रोफेसर बीएचयू में। लोगों का किस तरह से जड़ी बूटियों का लोगों पे किस तरह से काम होता है, इस तरह से उनका एक काम है। ठीक है, थैंक यू। हम चाहेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे रथ के बारे में हमारी प्रोफेसर नम्रता जोशी मैडम जरा इन जड़ी बूटियों के बारे में बताएं, फिर उसके बारे में दूसरा कार्यक्रम करते हैं। धन्यवाद सर। सभा में उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री शेष राम जी जो कि निदेशक हैं पूर्वांचल विद्युत वितरण विभाग विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। साथ में आज के इस परियोजना के सह परियोजना निदेशक सुशील दुबे जी, मेरे साथ के सहकर्ता डॉक्टर अवनीश जी जो कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी है राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय प्रतापगढ़। इसके साथ साथ डॉक्टर आरएस सिंह सर जो कि NMPRD के परियोजना निदेशक हैं और डॉक्टर रामानंद जी जो कि हमारे यहाँ ही विद्युत विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके साथ साथ इस सभा में उपस्थित आज के सभी हमारे माननीय सदस्य, जैसा कि सर ने मेरा परिचय पहले ही दे दिया है कि मैं रक्षा विभाग में BHU में प्रोफेसर पद पे कार्यरत हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है विशेष रूप से जड़ी बूटियों पर आधारित है। मेरी जो मैं ये कहूँगी स्पेशलाइजेशन है वो है दवाइयों के बनाने की, यहाँ पे जड़ी बूटियों के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का यूज किया जाता है। जैसे कि अभी सर ने पूछा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रस शास्त्र क्या है, क्योंकि मैं उसी विभाग की प्रोफेसर हूँ। तो मैं ये बताना चाहूंगी जो आयुर्वेद है हमारा, जैसे हमारा मॉडर्न साइंस में फार्मास्यूटिकल साइंस होता है जिसके अंतर्गत दवाइयाँ बनाई जाती हैं, वैसे ही आयुर्वेद में एक रस शास्त्र और वैशेषिक कल्पना का विभाग होता है जिसके अंतर्गत दवाइयों को बनाया। तो रस शास्त्र विभाग है उसमें विशेष रूप से जो हमारे मेटल्स और मिनरल्स हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं मॉडर्न साइंस में भी आयरन डेफिशिएंसी एलिमेंट
को होता है। तो आयरन हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि अगर हमें एनीमिया होता है तो मॉडर्न साइंस में हम आयरन कैप्सूल्स देते हैं, वहां पर भी हम एलिमेंटल आयरन को लेते हैं, मेटल मिनरल को लेते हैं। वैसे ही आयुर्वेदिक साइंस में जहाँ पे मेटल मिनरल को हम यूज करते हैं, उस विभाग को जहाँ पे उस तरह की मेडिसिन को बनाते हैं, वो विभाग स्पेशलाइज्ड विभाग है जिसको रसायन शास्त्र कहा जाता है। इसके साथ एक और डिपार्टमेंट है विषय की कल्पना, जिसके अंतर्गत हम मेटल मिनरल को बहुत अल्प मात्रा में लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी में हम हर्बल मेडिसिन को हम बनाते हैं। तो बेसिकली जो फार्मास्यूटिकल साइंस है मॉडर्न में, उसी को अगर हम आयुर्वेद में कहें दैट इज रसशास्त्र वैषम्य कल्पना विभाग। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा विषय है या जिससे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हर्ब्स की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। अगर मैं आयुर्वेद की बात कहूँ, ना केवल आयुर्वेद बल्कि अगर मैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात कहूँ, जिस सिस्टम में अगर आप देखेंगे चाइना में मॉडर्न मेडिसिन से ज्यादा जो ट्रेडिशनल सिस्टम उनका चाइनीज मेडिसिन है, मतलब आप ये कहेंगे बिल्कुल वो समान रूप से ही चल रहा है। जितनी इंपॉर्टेंस वहाँ पे मॉडर्न साइंस को है, उतनी ही इंपॉर्टेंस वहाँ पे उनके ट्रेडिशनल सिस्टम को है। तो वही चीज यहाँ पे हमारे यहाँ आयुष पद्धति है, और आयुष पद्धति के अंतर्गत जो हम मेडिसिन देते हैं उनको हम जनरली 3 उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे आप लोग भी जानते हैं कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको हम सिंगल यूज करते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी, हमने तुलसी का रस लिया या काली मिर्च का चूर्ण लिया या अश्वगंधा लिया। इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल हर्ब या सिंगल हर्ब फॉर्मुलेशन, कि एक ही हर्ब होती है, उस दवाई को हम यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनमें नंबर ऑफ हर्ब एक साथ यूज करते हैं, जिसको हम पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन बोलते हैं। जैसे आपने त्रिफला का नाम सुना होगा। त्रिफला में खाली 3 चीजें हैं, हरड़, बघेड़ा, आंवला, तो तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ दे रहे हैं। और आयुर्वेदिक साइंस की ब्यूटी क्या है कि उसमें सिंगल हर्ब से भी हम अपनी थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ हर्ब्स को इकट्ठा करके भी हम ट्रीटमेंट में काम करते हैं। इसके अलावा एक थर्ड ग्रुप ऑफ मेडिसिन भी है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन। मैंने क्या बताया, एक तो सिंगल हर्ब होता है जिसमें एक ही जड़ी बूटी हम यूज कर रहे हैं, एक होता है पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन जिसमें हम मल्टीपल हर्ब्स को यूज कर रहे हैं, और थर्ड वन इज हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन। ये जो हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस हैं, ये बेसिकली क्या होती है, मेटल्स और मिनरल। जैसे मैंने बोला कि मॉडर्न साइंस में हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम आयरन देते हैं, उसी तरह से हमारे साइंस में भी जो हम मेटल मिनरल को यूज करते हैं, बट डिफरेंस क्या है, मॉडर्न साइंस में हम एलिमेंटल आयरन ले रहे हैं, आयरन एंटिटी के रूप में ले रहे हैं, आयरन ही हम ले रहे हैं। बट आयुर्वेद में हम खाली आयरन ना लेकर के उस आयरन को भी जो हम प्रोसेस करते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हर्ब्स, वहां पर भी हम हर्ब्स का ही यूज करते हैं। और पर्पस ये रहता है कि जो हमारा आयरन हम पेशेंट को दे रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मेटल्स और मिनरल जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब पढ़ी लिखी जनता ही बैठी है, तो मैं ये कहूँगी उनको मालूम है कि मेटल्स और मिनरल बॉडी के लिए नुकसान करते हैं कुछ लेवल तक। तो जब उनको हम डिफरेंट हर्ब्स के माध्यम से हम प्रोसेस कर देते हैं, तो उनकी जो थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन, जो उनका डिजीज में जो उनका इफेक्ट है, वो तो इनहांस हो जाता है, बट उनके अगर 1% भी कोई नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो काउंटर कर जाते हैं। और साथ में इन मेडिसिन के साथ, इन हर्ब्स के साथ मेटल्स को जब हम प्रोसेस करते हैं, उनमें और भी कई चीजें एनहांस करती हैं। जैसे कि जो हमारी दवाइयां होती हैं हमारे शरीर में कब लगेगी, जब वो शरीर से एब्जॉर्ब, और कोई भी दवाई शरीर में एब्जॉर्ब कब होगा, जब वो फाइनेस्ट फॉर्म में, क्योंकि बॉडी में भी किसी चीज को एब्जॉर्प्शन के लिए एक पर्टिकुलर लेवल तक उसको माइन्यूट साइज में होना चाहिए, देन ओनली वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाती है। तो जो हम हर्ब्स को हम मेटल्स के साथ यूज करते हैं, इससे हमारी जो फॉर्मुलेशंस होती हैं फाइनेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता है, और साथ में इन केस अगर किसी मेटल मिनरल को जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई नेगेटिविटी होती है तो उसको भी काउंटर करती है। अब रही बात कि आज के हमें प्रोग्राम में हर्ब्स के बारे में बताना है, तो अगर मैं हर्ब्स के बारे में बताने लगूं तो मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ता भी कम हमारे लिए मतलब ज्यादा होगा, क्योंकि इतना डिटेल की चीजें हैं, इनको 10 मिनट में बताना संभव नहीं है।
बट मैं एक जनरल बात तो यही कहना चाहूंगी, जैसे सर ने कहा 5 हर्ब से नाम बताए। इन जनरल अगर मैं ये कहूँ, जो ये 5 हर्ब है, देखिए बेसिकली अभी सर ने एक और बात बताई कि हमारा जैसे हम आयुष मिशन के तहत आज की डेट में हम आयुर्वेद आयुष आपके द्वार इस प्रोग्राम के तहत हम बात कर रहे हैं। तो जैसा सर ने बताया कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रीटमेंट है हमारे आसपास ही है। और दूसरे टर्म में मैं बताऊं इसी चीज को मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो आज की डेट में अगर हम नेट सर्च भी करते हैं तो पता लगेगा या न्यूज में सुनते हैं तो ट्रीटमेंट का एक नया एस्पेक्ट आ रहा है। जो नया एस्पेक्ट आ रहा है वो आ रहा है गट माइक्रोबायोम में किसी भी डिजीज को स्टडी करना। क्योंकि मॉडर्न साइंस वाले भी कह रहे हैं कि जितनी भी डिजीज है, चाहे वो सिंपल से आपकी फीवर हो, सिंपल से एलर्जी हो, वहां से लेके कैंसर और एचआईवी तक, उन सब डिजीजेस में कहीं ना कहीं गट माइक्रोबायोम यानी कि हमारा, मैं अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, डाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट, यह हमारा आयुर्वेद शास्त्र स्टार्टिंग से कहता है। वही चीजें आज मॉडर्न साइंस में प्रूव हो रही है कि फॉर ईच एंड एवरी डिजीज, राइट फ्रॉम द वेरी जो माइन्यूट डिसऑर्डर्स है वहां से लेके कैंसर तक की बीमारियों में कहीं ना कहीं गट माइक्रोबायोटा आपका इन्वॉल्व होता है। वही चीज हमारे आयुर्वेद में है। Whenever we give any type of treatment, जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पे सबसे पहले हम अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। यही कारण है, जैसे सर ने बोला, हमारे किचन के पास सब कुछ है। हम किचन में क्या कर रहे हैं, जो हम बना भी रहे हैं, अल्टीमेटली हमें जो खाना खाना होता है, खाना सुपाक के बनाते हैं, खाने को पकाया जाता है, रोटी को पकाया जाता है, आटे को की रोटी बना के पकाया जाता है, चावल को हम कच्चा नहीं करके पकाया जाता है। क्यों? अल्टीमेटली हमने इसको बॉडी को एसिमिलेट करने के लिए बनाया जाता है और हमें डाइजेशन को देख करके काम करना है। वही चीज हमारी मेडिसिन में है और मेडिसिन हमारी किचन से ही स्टार्ट हो रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारी जो ड्रग्स हैं, जैसे अभी सर ने भी बताया और आप लोग भी जानते हैं कि कोरोना काल में आयुर्वेद को जितना इन्हांसमेंट मिला, जितना बूस्टअप मिला है, मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी इतना मिला था। और शायद मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बैठा हो जिसने कोरोना टाइम में काढ़ा ना किया, मुझे नहीं लगता। इवन अगर मैं आईएमएस की बात करूं, हमारे यहाँ की भी मैं बात करूं, तो आयुर्वेद तो एक अलग बात है। मॉडर्न साइंस के लोग भले वो कितनी बुराई करें पीछे से, 90% लोगों ने घर में गिलोय लगा रखी है और 90% लोगों ने काढ़े को पिया है। तो मेन कहने का पर्पज ये है कि हमारे आसपास की सारी जड़ी बूटियां और दवाइयां हैं, उनको हम कैसे यूज करना है। जैसे यहाँ पे अभी गिलोय रखी हुई है, इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन है। देखिए आज के डेट में हमारे पास स्पेस बहुत कम है, हम जनरली फ्लैट्स में या छोटे से अपार्टमेंट या घरों में रहते हैं। इवन उन जगहों में भी हम कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। रसशास्त्र का पार्ट है, उसको तो मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगी क्योंकि मेडिसिन बनाना वो आप लोगों का काम नहीं है। बट हर्ब्स को हम कहाँ का यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं कुछ जड़ी बूटियों के नाम, जैसे सबसे पहले मैं गिलोय वगैरह की बात आप लोग सब जानते हैं। एक और कॉमन मेडिसिन की बात करूंगी, इसको हम कहते हैं कुमारी, घी कुमार। और इन सब चीजों के बारे में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आयुर्वेद साइंस में तो जैसे बोलते हैं कि दवाइयां काम कर रही है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अगर मॉडर्न साइंस में भी जो रिसर्चेस हुई हैं, उन रिसर्चेस से क्या पता लगा है कि जो ये हर्ब्स है, इवन जैसे बचा ही यहाँ रखी हुई, बचा एक्वरस कैलेनस होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट मतलब फाइटो मतलब जो किसी हर्ब से प्लांट से रिलेटेड हो, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके अंदर जो कार्यकारी तत्व है, ऐसे कार्यकारी तत्व मिले हैं जिनका सीधे सीधे हमारे ब्रेन पर और जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स है उन पर काम होता है। और यही वजह हमारे आयुर्वेद में रस के रूप में, जैसे सर ने बताया कि छोटे बच्चे जिनको बोलने में तकलीफ हो या जिनको कहते हैं जबान नहीं होती है, उन लोगों में बच्चा का रस दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे स्मृति सागर रस, एक बहुत ही कॉमन फॉर्मुलेशन है जिसमें बच्चा का रस डलता है। और उस मेडिसिन के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, और स्पेसिफिक ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो छोटे बच्चे में हो, अगर उनमें यूज किया गया है तो जिसे कहते हैं चमत्कारी प्रभाव पाए गए। ऐसे ही जैसे मैं एलो की बात कर रही हूँ, घृत कुमारी की बात कर रही हूँ, ये मैं बोलूं घृत कुमारी से ऐसी कौन सी बीमारी जो ठीक ना हो सके। आयुर्वेद में बताया ऐसी कौन सी बीमारी जिससे घृत कुमारी से जिससे ठीक ना हो सके। सिंपल, अगर आपको स्किन में बर्निंग हो, एलर्जी हो, किसी को मोशन क्लियर नहीं हो रहा हो, किसी को जॉइंट्स में पेन हो, हर बीमारी में गिलोय का यूज होता है। बट कैसे होगा ये एक चिकित्सक बता सकता है। कहीं पर
आप गिलोय का रस लेके यूज कर सकते हैं। कहीं पर क्या होता है, गिलोय के रस को भी धूप में सुखा करके एक एल्बा बनाया जाता है, उसको यूज करते हैं। कहीं पर हम घृत कुमारी के पूरे प्लांट के पत्ते सहित बाहर के कवर जो उसका ग्रीन वो होता है उसको लेकर के हम यूज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट विधाओं से हम उस गिलोय को यूज करते हैं। इसके साथ साथ एक चिकित्सक आपको ये बता सकते हैं, सिंपल गिलोय आपके पास है, उसमें से आप काढ़ा बनाना या उसका लिक्विड रस निकालना उतना आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम उसका डिकॉक्शन काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं, और भी बड़ी सारी फॉर्मुलेशन है आशा वरिष्ठ के रूप में, अवलेह के रूप में, जिसमें घृत कुमारी काम करती है। इसी बात को अगर मैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से कहूँ तो आयुर्वेद शास्त्र ने बता रखा है कि हमारा जो गिलोय है वो रसायन है, दीपन पाचन है, और हमारा जो डायबिटीज में बड़ा अच्छा काम करता है। वही चीजें अगर मॉडर्न साइंस में हमने देखा तो ये पाया कि जो गिलोय है, ये मॉडर्न साइंस में सब टेस्टिंग हो रखी है, उसके अंदर कुछ ऐसे कार्यकारी तत्व है, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मिली हैं जो कि हमारा दर्द निवारक, एनर्जेटिक, और आपका व्रण शोथ नाशक जिसे कहते हैं एंटी इंफ्लामेटरी, इतना ही नहीं एंटी ट्यूमर, इतना ही नहीं एंटी HIV, ऐसे उसमें इफेक्ट पाए गए हैं। साथ में मैं एक और चीज बताना चाहूंगी पर्सनली, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ है। जैसे सर ने बताया कि भी क्लिनिकल ट्रायल हमें मिला था, उस क्लिनिकल ट्रायल में हमने एक काढ़ा और एक मल्ल चंद्रोदय जो कि आर्सेनिकल एक फॉर्मुलेशन है, कोरोना पेशेंट को दिया, और जो हमें रिजल्ट मिले हैं वो बताने वाले नहीं है। इतने अच्छे हमें रिजल्ट मिले हैं कि कुछ पेशेंट में तो हमें एलोपैथिक मेडिसिन भी नहीं देनी पड़ी। बट अभाव किस चीज का है, लोगों में जन जागरूकता नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है कि एक सरकार के लेवल पे भी मैं बोलूं, गवर्नमेंट के लेवल में आज की डेट में हालांकि बहुत इनिशिएशन हो रहा है, उतने रूप में हमारा इनिशिएशन नहीं है। अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो जो हमारी हर्ब्स हैं उनका अगर हम मार्केट शेयर देखें तो करीबन 1000 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा मार्केट कैप है, और उसमें से भी जो इंडिया और जैसे मैंने कहा चाइना में बहुत ज्यादा ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसी का $5 बिलियन है। बट इवन देन अभी उतनी जागरूकता नहीं है। यही कारण है कि इस तरह के प्रोग्राम ये करे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज बोल के अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि हमारे बोलने के लिए अगर आप लोग के क्वेश्चंस होंगे वो आप हमसे पूछेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से उनको आंसर कर पाएंगे। वाणी को विराम देने से पहले बस एक चीज को मैं और बताना चाहूंगी कि एट प्रेजेंट अपने डिपार्टमेंट में हम कैंसर पे काम कर रहे हैं, और कैंसर में काम करते करते हमें जो मिले हैं, जो हमें कुछ अभी चूहों पे हमने कुछ ऐसे ट्रायल करे हैं, उन ट्रायल में हमें कुछ हमारे मेटल मिनरल का, कुछ हर्बल मेडिसिन का, हर्बल मेडिसिन भी क्या है, चौराई आप सब लोग जानते होंगे, चौराई, पुनर्नवा, एक बारिश के टाइम में पुनर्नवा की शाख होती है, चौराई हो गई, पुनर्नवा, पान का पत्ता, बहुत सिंपल चीजों के मैं नाम बता रही हूँ, पिपली जो काली मिर्च की तरह एक लंबी होती है, काली मिर्च वाली फैमिली की पिपली, और गाय का मूत्र, गोमूत्र के साथ कुछ हमारे मेटल मिनरल की फॉर्मुलेशन हमने तैयार करी, और उस मेडिसिन का अभी तक हमने चूहों में पाया बहुत अच्छा एंटी कैंसर इफेक्ट हमें मिला। ये मैं इसलिए बताना यहाँ पे चाहूंगी कि दवाइयां ऐसे काम करती हैं, और उन्हीं को हम आज की डेट में मॉडर्न साइंस में टेस्ट कर रहे हैं। बस हमें इस विधा पर हमें कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, और जन जागरूकता जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आयोजक मंडल को धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर समय दिया, क्योंकि समय बहुत अल्प है, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी, क्योंकि मैंने तो बहुत एक लिमिटेड चीजें बताई हैं, किसी भी हर्ब के बारे में या किसी डिजीज में किसी हर्ब के बारे में या किसी भी क्लिनिकल कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, अगर ऐसी जानकारी किसी को चाहिए तो वो हमसे निशक्त होकर के यहाँ भी पूछ सकते हैं, और अगर वो चाहें तो हमसे आगे भी इसके लिए लिंक कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद प्रोफेसर नम्रता जोशी मैडम, और बड़ी आपका अच्छी ओजस्वी और खासतौर से जो साइंटिफिक आपने एक इनपुट दिया उसके लिए धन्यवाद। आपको बड़ी एक खुशी है कि आप प्रोफेसर हैं, और बहुत कम उम्र में प्रोफेसर होना हाईएस्ट पोस्ट हमारे यहाँ जो टीचिंग फैकल्टी का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, आप अभी वर्तमान में प्रोफेसर काम कर रहे हैं। मेरा डिपार्टमेंट नाड़ी वाला है। आप देख रहे हैं कि मैंने एज ए वैद्य, हम चाहते हैं कि जो आप वैद्य नाम से, अभी आप देखोगे डॉक्टर, मैं BSc हूँ, BMS हूँ, MD किया हुआ हूँ, PhD हूँ,
एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड में क्वालिफाई किया, नौकरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पीएससी का टॉपर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ यूपीएससी में पोस्ट रैंक रहा, देन बीएचयू में काम कर रहा हूँ। जो एक मन में भ्रांति आती है कि गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी नौकरी की नहीं है, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन पास करना कि 4 नौकरी गवर्नमेंट का मुझे मिल चुका। क्यों? क्योंकि हमें पैथी के प्रति सिंपैथी है। अगली कड़ी में मेरा जो डिपार्टमेंट है वो नाड़ी वाला परीक्षा है, और नाड़ी परीक्षा के लिए हमने एक मशीन डेवलप करवाया है जो आप नाड़ी पे लगा के ही हम लोग मोस्टली जानते हैं कि डिजीज है क्या आपका। तो नाड़ी विधा पे इसलिए वैद्य काम का काम करना और नाड़ी परीक्षा से चिकित्सा करना, उसी को आगे साइंटिफिक डेवलप कर रहे हैं। अगली कड़ी में हम जो इस प्लांट के बारे में, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारे होते हैं, तो द्रव्य के परिचय के बारे में, और द्रव्य के चूंकि स्पेशलिस्ट हैं द्रव्य गुण के हमारे डॉक्टर अवनीश जी, और कोविड काल में आपने 200 वेबिनार किया है, लगभग 200 वेबिनार। ये पूरे मतलब आरएसएस के आपके संघ के जो अशोक भारती के बैनर वाले अशोक भारती भाई साहब हैं, उनके तले इन्होंने करीब 200 एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया आयुर्वेद का, जिसे एक बड़ा कार्यक्रम रहा। हम लोग करेंगे कि द्रव्य के बारे में डॉक्टर अवनीश जी थोड़ा सा अवगत कराएं। श्री धन्वंतरे नमो नमः। सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शेष कुमार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसका जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के परियोजना अन्वेषक माननीय प्रोफेसर वाई त्रिपाठी सर, सह परियोजना अन्वेषक वैद्य सुशील कुमार दुबे सर, हमारे आज के गेस्ट स्पीकर के रूप में मैम हैं, आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और मंचासीन सभी लोगों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जैसा कि सर ने कहा कि मैं द्रव्य गुण से हूँ, जैसे कि मैम ने अपने विषय के बारे में बताया रसशास्त्र, तो द्रव्य गुण एक ऐसा विषय है आयुर्वेद का जहाँ पे हम औषधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि उन औषधियों के क्या गुण हैं, क्या कर्म है, और किन औषधियों को हमें सेवन करना चाहिए। और दूसरी बात, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में प्रकृति बताई गई है, तो आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति जो दवा एक को काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, दूसरे को भी वही दवा बहुत बढ़िया काम करेगी। सबकी अलग अलग प्रकृति होती है। तो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग आयुर्वेद की बातें कर रहे हैं, आयुर्वेदिक औषधियों की बातें कर रहे हैं, फिर भी चाहे वो आयुर्वेदिक काढ़ा हो या कोई भी दवा हो, बिना वैद्य के, बिना चिकित्सक के सलाह के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई न कोई दवा आपको नुकसान करती है। जैसे अभी हम गिलोय की बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी कि कुछ पेशेंट पे क्लिनिकल ट्रायल करके उन्होंने गिलोय के बारे में बताया कि वो लीवर में उसका साइड इफेक्ट है। तो हो सकता है उस पेशेंट की प्रकृति ऐसी रही हो या कुछ और बीमारी रही हो जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो। तो निवेदन रहेगा आपसे। और बताना चाहेंगे कि जैसे गिलोय यहाँ पे है, मैं विशेष रूप से गिलोय पे ही पहले अपनी बात रखूंगा। और एक बात और आयुर्वेद में कही गई, नाना औषधि भूतम जगत किंचित सर्व द्रव्य, मतलब इस संसार में नाना औषधि भूतम जगत किंचित द्रव्यम उपलब्धते ताम ताम युक्तिमर्थम तम तम अभिप्रेत्य। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी हम औषधि के रूप में प्रयोग न कर सके। हर द्रव्य, हर वस्तु एक औषधि है, दवा है, बशर्ते हम उसको अपने युक्ति से, अपने उपाय से उसको प्रयोग करें। अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये पेपर है, तो ये भी एक औषधि का कार्य कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय, आपके पास एक लीफलेट भी मिला होगा, एक ऐसा पेपर भी मिला होगा, उसमें सारी बातें लिखी हुई, लेकिन जो आपको जानने लायक बातें हैं मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। कोई भी किताबी बात नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो गिलोय का जो नाम ही है अमृता है। अभी प्रारंभ में बताया कि इसका नाम अमृता, जो रामायण की एक कहानी बताई सबने, वाकई में वो सत्य है। दूसरी एक बात ये भी कही जाती है, जब समुद्र मंथन हुआ तो जो अमृत निकला, उस अमृत की बूंदें पृथ्वी पर जहां जहां गिरी, उससे इस अमृता यानी गिलोय की उत्पत्ति हुई। और न अमृते, ये स्वयं भी नहीं मरती है और मनुष्य को भी जीवन प्रदान करती है। अमृता इतनी महत्वपूर्ण है, इसका एक दूसरा नाम गिलोय का अमृता ही है। इसका एक और नाम दिया गया है चक्र लक्षणी का। बहुत से लोगों को गिलोय पहचानने में दिक्कत होती है। जब आप जो इसका स्टेम है, ये जो इसका स्टेम है तना, इसको जब आप ब्लेड से काटेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन इसका, तो एक चक्र जैसे दिखाई देता है, इसीलिए इसका और नाम दिया गया है चक्र लक्षणिका, इसका एक नाम दिया गया है।
इसकी जो लीफ देख रहे हैं, पत्तियां बिल्कुल हृदय के आकार की पान के पत्ते की तरीके से होती हैं। ये जो है मेरे हाथ में टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया है, इसकी एक वैरायटी है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, मेनेसपर्मेसी फैमिली का एक प्लांट है। इसकी दो वैरायटी और होती है, टीनोस्पोरा क्रिस्पा है, जिसके स्टेम पे कांटे कांटे जैसे निकले रहते हैं, उसको टीनोस्पोरा क्रिस्पा बोलते हैं। एक टीनोस्पोरा साइनेंसिस भी होता है, जिसकी जो पत्तियां हैं वो कार्डियक हृदयाकार न होकर ट्रायंगुलर होती है, त्रिकोणाकार होती हैं, जिसको हम लोग टीनोस्पोरा साइनेंसिस या पद्म गुरुच बोलते हैं। तो हर कोई जवान बनना चाहता है, बना रहना चाहता है, ये कोई नहीं चाहेगा कि हम बूढ़े हों। बुढ़ापे से बचने हैं तो आपको गिलोय का निरंतर सेवन करना होगा, और इसको वयस्क अपने एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी गिलोय की कही गई है। तो अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो बुढ़ापे से भी बच सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दीपन है, पाचन है, हमारे स्किन डिसऑर्डर है, इसमें भी बहुत काम की चीज है गिलोय। और इसके साथ साथ बुखार में, ज्वर में बहुत ही उपयोगी है गिलोय। यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक शब्द का मैं प्रयोग नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादातर लोग आयुर्वेदिक शब्दों से परहेज करेंगे, लोगों को जानकारी नहीं होगी। इसलिए इसके गुणों के बारे में, जो इसका प्रॉपर्टीज है, इसका रस जैसे तिक्त होता है, कचाय होता है, उष्णवीर्य होता है। उष्णवीर्य होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि बहुत अधिक मात्रा में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और इसका जो है सबसे अच्छा जो प्रयोग होता है ज्वाइंट डिसऑर्डर में बताया गया है। एक हमारे यहाँ वात रक्त बीमारी कही गई है। वात रक्त जो बीमारी होती है, इसमें एक मल्टीपल जॉइंट पेन होता है, ज्यादातर उनको होता है जो खाना खाने के तुरंत बाद ट्रेवल करने लगते हैं। तो ऐसा कहा गया खाना खाने के बाद तुरंत यात्रा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर यात्रा लोग करते हैं तो वहां भी जो है ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वात रक्त, और वात रक्त की सबसे बेस्ट औषधि जो है रुचि है, वहां पे इसको शहद के साथ में सेवन करने के लिए बताया गया है। इसके साथ एक और बीमारी है आमवात के लिए, जिसको हम लोग मॉडर्न में आर्थराइटिस कह सकते हैं। तो आमवात क्या होता है, पहले तो हमको आम जानना चाहिए। जब भी आपका भोजन पेट में हजम नहीं हो रहा है तो वो एक विष का रूप धारण कर लेगा। भोजन अगर इकट्ठा हो जा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो आम एक विष टॉक्सिन का रूप ले लेता है, जिसको आयुर्वेद में आम कहा गया है। जब ये आम की उत्पत्ति होगा तो एक आमवात हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है, ज्वाइंट डिसऑर्डर स्पेशली होता है। देखेंगे सुबह उठने पे क्या होता है कि बहुत ही अजीब तरीके का पेन होता है, ज्वाइंट्स में होता है, जैसे बिच्छू टांग मार रहा है, इस तरीके की वेदना होती है, दर्द होता है। और थोड़ी देर व्यक्ति धूप में बैठता है तो उसको कुछ आराम मिल जाता है। तो ऐसी बीमारी जो आमवात की होती है, वहां भी ये जो गिलोय है सोंठ के साथ में बहुत ही फायदेमंद है, वहां भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 दोष होते हैं हमारे यहाँ, वात, पित्त और कफ। वात क्या होता है, जब वात बढ़ा रहेगा, बहुत से लोगों का आपने देखा होगा चलने पे ज्वाइंट्स में आवाज होता है, कट कट की आवाज होती है, ये वात के बड़े होने के लक्षण होते हैं। बहुत से लोगों का मन बहुत चंचल होता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी ऐसे सोचना, बहुत तेज, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, ये भी एक वात प्रकृति का या वात बड़े होने का लक्षण होता है। या शरीर में अगर दर्द हो रहा है, हमारी स्किन बहुत सूख रही है, ये सभी वात दोष के बड़े होने के लक्षण है। तो यहाँ पे हमको जो गुरुज का प्रयोग करना है, गिलोय का प्रयोग करना है, वहां पे घी के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं गिलोय का। फिर दूसरा एक दोष है पित्त। पित्त बड़ा होने पे क्रोध की संभावना बहुत अधिक है। क्रोध में मतलब बहुत क्रोध अधिक आएगा, हमारे शरीर में जलन होती है और पेट में जलन होगा। तो इस तरीके की अगर जहाँ पे समस्या आती है तो वहां पे हमको इसको मिश्री के साथ में गिलोय का सेवन करना रहेगा। सर्दी खांसी बुखार या जहाँ पे कफ बढ़ा रहेगा, या बहुत से लोगों को फैटी लीवर होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी गिलोय का जो सेवन है शहद के साथ करना चाहिए। मैंने 3 चीजें बताई। वात में आपको इसको घी के साथ में लेना है। पित्त डिसऑर्डर में जहाँ पित्त बढ़ा रहेगा वहां पे इसको सीता हमको बोलते हैं आयुर्वेद में, मिश्री के साथ में लेना है। और जहाँ पे कफ दोष बढ़ा रहेगा, सर्दी खांसी जुकाम हुआ, फैटी लीवर हुआ, ऐसी कंडीशन में आप इसको शहद के साथ में ले सकते हैं। कुछ पूछना है आपको? जी जी घी के साथ लेने के लिए जी। तो कैसे पीस करके लेना है कि ऐसे ही लेना है? इसका जो चूर्ण होता है, पाउडर होता है, उसको भी आप घी के साथ में ले सकते हैं। गिलोय का सत्व आता है, अभी हम उसको आगे बताएंगे। हम इसको 3 फॉर्म में गिलोय को प्रयोग कर सकते हैं। एक तो इसका स्वरस होता है, दूसरा इसका जो है पाउडर होता है, तीसरा हम इससे सत्व बनाते हैं जो इसका कांड होता है। जो इसका आपको जो ये पर्ची मिली है, इसमें गिलोय सत्व के बारे में लिखा होगा। इसके तने से म्यूसिलेजिनस होता है। जब इसको ये जो ड्राई है, इसको तुरंत का तुरंत इसको आप लेंगे तो इसका जो स्टेम होता है बहुत चिपचिपा सा होता है, उसमें एक पदार्थ निकलता है, उसको जब आप पानी में डुबोते हैं, जब नीचे बैठ जाता है, उससे हम लोग गिलोय सत्व निकालते हैं। और इस गिलोय सत्व की 1 ग्राम मात्रा प्रयोग करने के लिए मैक्सिमम बताया गया है।
अभी सर भी पूछ रहे थे गिलोय कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। जो इसका पाउडर होता है वो 3 से 6 ग्राम तक हम गिलोय पाउडर एक बार में प्रयोग कर सकते हैं। जो गिलोय सत्व होता है मार्केट में अवेलेबल इजीली होता है, उसको हम 1 ग्राम तक प्रयोग कर सकते हैं। और जिसका स्वरस होता है गिलोय का वो 60 से 100 ml तक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा के बारे में कुछ और मार्केट वाला जो है विश्वसनीय है क्या? जी, मार्केट वाला विश्वसनीय है क्या? अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो उस पर विश्वास करिए। नहीं जी, ये बात मैं भी कहना चाह रही थी, लेकिन जो आपका गिलोय सत्व होता है प्रैक्टिकली निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में आप गिलोय लेंगे तब जाकर के कुछ ग्राम में निकलेगा। यही कारण है जो मार्केट में जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत सटीक पूछा है। मार्केट में जो गिलोय सत्व आ रहा है वो कुछ नहीं है, स्टार्ट कर रहा है, तो उसको लेने से अच्छा आप गिलोय को पीस के खाली रस ले लें, वो ज्यादा फायदे में रहेगी। तो बेटर है अगर आप बहुत सारी क्वांटिटी में गिलोय को घर में सत्व निकाल पाए तब तो मार्केट वाले के ऑप्शन में अपना बनाएं, अदरवाइज इसका जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि और ये मान के चलिए कि आप 10 किलो गिलोय के कांड को अगर आप करेंगे तब जाके ग्राम में मुश्किल से 30 ग्राम 40 ग्राम आपका सत्व निकलेगा। इतना कम क्वांटिटी में होता है कि स्टार्च है उसके अंदर, और जो स्टार्च है उसी की वैल्यू है, और बहुत कम क्वांटिटी में उसको आप मिलीग्राम में यूज करेंगे वो काम करेगा। हम लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ इसीलिए कि आपके आसपास गिलोय मौजूद है, बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है, आपको मार्केट न जाना पड़े। इसीलिए आपके साथ ये एक कार्यक्रम मंत्रालय ने शुरू किया आयुष आपके द्वारा। यदि आप गिलोय के बारे में जान जाते हैं, आपके आसपास गिलोय उसके फायदे जान जाते हैं, तो इन औषधियों को आप स्वयं अपने हाथ से बनाएं, मार्केट में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर मार्केट में तो हर चीज उपलब्ध है। मुझे लगता है यहाँ से इतने लोग अगर इसके बारे में गिलोय के बारे में जानकारी लेके जाते हैं तो आपको काफी कुछ अपने आसपास मिल जाएगा और इसका सेवन निश्चित रूप से करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है, कोरोना काल में सबने देखा कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वही कोरोना से बाहर निकल के आया है। तो यहाँ पे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी गिलोय का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग है, तो इम्यूनिटी को आयुर्वेद में ओज कहा गया है। अगर हमारा ओज हमारे शरीर में 7 धातुएं कही गई, इन 7 धातुओं का जो सार होता है वो ओज होता है। तो ओज अगर मजबूत है तो हम कई बीमारियों से फाइट कर सकते हैं, संक्रामक बीमारियों से बच सकते हैं। तो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रखनी है तो हमें गिलोय का सेवन करना चाहिए। दूसरा, डायबिटीज आज की डेट में सबसे बड़ा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो मधुमेह के रोगी भी गिलोय का सेवन कर सकते हैं। और खासकर इसमें हल्दी के साथ में आप गिलोय का सेवन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा डायबिटिक पेशेंट जो हैं। और इसके साथ साथ नेत्र विकार में भी, जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आंख बहुत कमजोर हो गई है, तो वहाँ पे शहद और पिपली के साथ में, त्रिफला के साथ में गिलोय का सेवन बहुत ही फायदेमंद है आई साइट को बढ़ाने के लिए। बहुत से लोग को होता है कि पेट में जलन हो रही है, गैस बहुत बन रहा है, तो वहाँ भी गिलोय बहुत फायदेमंद है। बहुत खाना खाने के बाद जी मचला रहा है, या बहुत लोग को ट्रैवलिंग में उल्टी जैसे आती है, तो वहाँ भी गिलोय बहुत ही फायदेमंद है। नहीं, हम ओरली मुख से सेवन करने की बात कर रहे हैं। त्रिफला से आंख नहीं धोना है, उसके लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है, और हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा उसको। उसके पार्टिकल आंख में चले जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी हम इस मंच से ऐसा नहीं बताएंगे आप त्रिफला से आंख धोइए, ऐसा हम नहीं बता रहे हैं जी। जैसा सर ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होने में कुछ 8 दिन लगा जी। और दूसरा जो डेंगू का प्रभाव है अपनी चरम सीमा पे है बनारस में जी। अब ऐसा प्रोसेस बताया जिसके थ्रू जो भी जनता लोग है ऐसा बन के रखे, अपने आप को बना के रखे कि इससे प्रभाव को कम कर सके और बच सके। ऐसा क्या प्रोसेस है सर? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ बताया गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण हमारा जो पहला उद्देश्य होता है कि आप बीमार न पड़े। पहली बात हम रोगी के स्वास्थ्य, और अगर आप रोगग्रस्त हो जाते हैं तो वो हमारा उद्देश्य वहां पे सिद्ध नहीं होता है। हमारा एक पहला प्रयास होता है कि बीमारी न पड़े, तो हम यही बताने का प्रयास करेंगे आप किन किन कारणों से क्या क्या उपाय करें कि आप बीमारी न पड़े। अगर बाई चांस आप बीमार पड़ जाते हैं तो तमाम औषधियां इस मंच के माध्यम से भी बताई जा रही है। जैसे हम गिलोय के बारे में सर अभी कुछ और औषधियों के बारे में बताएंगे। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं गिलोय तो है ही प्लेटलेट बढ़ाने के लिए। जैसे आप डेंगू की बात कर रहे हैं तो वहाँ प्लेटलेट की संख्या कम हो जाता है, गिलोय के माध्यम से आप प्लेटलेट बढ़ा सकते हैं। कई और अन्य औषधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग प्लेटलेट बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे जो सीजन इस समय चल रहा है, बारिश का सीजन है, यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत जाता है, तो उससे बचने का एक तरीका होता है हम अपने आसपास जो है पानी को इकट्ठा न होने दें। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बीमारी का कारण हम स्वयं होते हैं। हम अपने आसपास अगर स्वच्छता नहीं रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो शायद यही एक कारण होता है बीमारी पनपने का, बीमारी आने का।
डेंगू के लिए पपीते का रस, हर श्रृंगार का रस, पपाया है, हर श्रृंगार है, जिस और एक कैरी पिल करके एक आते हैं मार्केट में, पपीते कैरी के- बाबा कैरी पिल, इस तरीके से मेडिसिन कई आती हैं, आप उसका भी सेवन, सब हर्बल मेडिसिन है। ताकि दवाई और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं रहेगी, उससे ही हमारे कुछ साथी मैम अभी थोड़ा इससे परेशान है, उन्होंने एलोपैथी में दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया पपीता का रस लेने से, कि हम जो देते हैं ले लीजिए। हम तो लिख रहे हैं पेशेंट ठीक हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी चलिए, पपीते का रस हर वो श्रृंगार ऐसा का है ना, एक भ्रामक बातें बार बार उसी भ्रामक बातों को, जैसे कि अभी एक छोटा सा इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि आपका एक बार एक जो कमिश्नर मिर्जापुर थे हमारे अनिल कुमार सर, बोले थे बैठ जी आपकी दवाई जेल में काम करती है। हमने कहा किसने कहा, कौन कहा? कह लोग जनता कहती है। हमने कहा जनता के पास जीडी आयुर्वेद का है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा फिर उसे अधिकार कहाँ है बोलने का? हम कह सर आप कमिश्नर हैं, आपके बगल में कोई कब्जा आकर कर लिया घर में, तो उस कब्जे पे कितनी देर में खाली करा देंगे? नया कब्जा किया हुआ पूरे 2 घंटे में खाली करा देंगे। हम कहे अगर वो पुराना कब्जा 5-10 साल का है आपके पास केस, तो वो तारीख पे तारीख देंगे। हम कहे आयुर्वेद में इसी तरह से लोग देर में आते हैं, जब कब्जा करा दे शरीर पे लोग कब्जा करता है गया, तब चुटकी में ठीक कर लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर अवनीश चिल्ला रहे हैं कि अगर आप रस ले रहे हैं तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन जब कब्जा करवा के 5-10 साल का आ रहे हैं तो हमें तारीख पे तारीख देना पड़ता है। और इसलिए कहा जाता है कि आयुर्वेद की दवाई देर में काटती है। पूरा भ्रम है, एक तरफ से भ्रम है। अगर जुकाम हो रहा है आपको, शुरुआत खाली पान लौंग इलायची खाते हैं, आप विदिन 1 डे में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई आप लंबा जुकाम लेके आएंगे, जाएंगे भाई दवाई खाना चलेगी, ठीक है। इसलिए इसे भ्रम फैलाने की बातें होती हैं, कोई इसमें फैक्टनेस नहीं है। ओके। और अभी तक जितनी बातें कर रहे थे यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, 2 पॉइंट अपनी बात बता के अपनी बात में समाप्त करूंगा। हमारे स्वास्थ्य 2 तरीके का होता है हमारे शरीर का, जो एक शारीरिक स्वास्थ्य कहते हैं और एक मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। जरूरी नहीं कि अगर हम बाहर से देख रहे हैं फिट लग रहे हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ है। हमारा जो मानसिक जो तनाव है, स्ट्रेस है, अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हम स्वस्थ नहीं कहे जाएंगे। आयुर्वेद में कहा गया समदोष समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्म, ये जो दूसरी टाइम बोल रहा हूँ ये मेंटल हेल्थ के लिए है। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इंद्रिय विदित, हमारी आत्मा इंद्रिय मन ये सभी स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और इस मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी गिलोय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमको स्ट्रेस से मुक्त रखता है। और अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो एक तरीके से आपकी उससे भी इम्यूनिटी पावर जो है इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं गिलोय पे अपनी बात समाप्त करते हुए चलते चलते एक और प्लांट अभी सर ने नीचे यही आपके कैंपस के अंदर से लिया था, ये भूमियामल की है, हर जगह आसानी से मिल जाएगी। और एक कॉमन बीमारी आजकल चल रही है हेपेटाइटिस की, आपने देखा होगा सुना होगा सभी ने हेपेटाइटिस की। ये हेपेटाइटिस या लीवर डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करती है भूमियामल की, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग है ये भूमियामल की, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड का, आयुष मंत्रालय का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय का, विशेष रूप से वैद्य सुशील दुबे सर को, कि इस मंच के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने के मतलब यहाँ पे अपनी मतलब हमने आपके सामने अपने विचार रखे। आयुष आपके द्वार, कभी किसी ने नहीं सुना होगा, मैं किसी भी पैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं आयुर्वेद से हूँ और आयुष आपके द्वार आपके सामने घर घर आ रहा है और स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है। किसी ने नहीं सुना होगा मॉडर्न आपके द्वार, मॉडर्न मेडिसिन आपके द्वार, और मुझे लगता है आप सुनेंगे भी नहीं। और मुझे गर्व है कि मैं आयुष आपके द्वार का एक हिस्सा हूँ। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, भारत माता की। Thank you very much, Dr. Avnish ji. मेरा एक प्रश्न था, हाँ, अभी इन्होंने कहा स्ट्रेस फ्री कहा इन्होंने, हाँ, तो मेरे को लगता है स्ट्रेस से ही तो विकास है। हाँ, स्ट्रेस होगा अच्छा काम करेंगे, ज्यादा कंपटीशन होगा नहीं। स्ट्रेस उतना हो जितना आपका नुकसान न करे, ये न करे कि आप नींद गायब हो जाए, तो वही स्ट्रेस होगा कारण। क्योंकि जो आपके 3 खंभे हैं जो शरीर को स्वस्थ रखता है, एक पूरा शरीर खड़ा है मेरा 3 खंभे पे, जैसा कि इसने बताया बात पित्त कफ का। ये 3 खंभे किससे आधारित हैं? सब पिलर कौन कौन से हैं? वो है खाना, सोना और ब्रह्मचर्य, मींस कोड ऑफ कंडक्ट। जिसे देखा एक नारी ब्रह्मचारी, एक वहां पे ब्रह्मचर्य का है, लेकिन खाना महीना का खाना होगा, खाना बिगड़ेगा तभी रोग होगा, नींद बिगड़ेगी तभी रोग होगी। इसका फिर
मालूम है कि जाड़े में कोल्ड ड्रिंक पिएंगे और आइसक्रीम खाएंगे रोग हो जाएगा, फिर भी आप खाइए। दूसरा प्रज्ञा अपराध, जानते हुए भी छेड़खानी करना, मानसिक रोग होगा, पागल हो गया। तीसरा परिणाम, हेलो, तीसरा है परिणाम, ऋतु के विपरीत खाना खाना। ऋतु हुआ कि आपका ऋतु मालूम है अभी तरबूज जो है खाने का समय गर्मी में है, लेकिन आप जाड़े में दिखाएंगे अरे मैं तो वीआईपी आदमी हूँ, आम खा रहा हूँ जाड़े में या तरबूज खा रहा हूँ जाड़े में, जबकि आपका जो फल पैदा होता है वो आपके नेचुरल सर्काडियम को बायोलॉजी के तहत, बायोलॉजिकल से क्लॉक है आपका, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है गर्मी में पानी कमी आती तरबूज पैदा होता है, इट मींस पानी को पूरा करेगा। अब जाड़े में पानी की अधिकता खोज होती है, कब प्रकोप होता है तो कब प्रकोप होंगे। अब आप अगला एक जो सवाल लोगों का डिफरेंट आता है इन सवालों का कि भाई हम सुबह बयान करें शाम को बयान करें, कोई फर्क है क्या? अब अभी गए थे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील थे, उन्होंने सवाल किया, कह रहे भाई जी इससे क्या मतलब है, हम तो सुबह करें या शाम को करें। मैंने कहा देखिए सुबह कब बढ़ता है, दोपहर में बात बढ़ता है और शाम को बात बढ़ता है, तो अगर सुबह कब बढ़ता है कब के जस्ट अपोजिट होता है बात का कैरेक्टर। बात मतलब चलेंगे फिरेंगे बात बढ़ेगा तो कब बढ़ा होगा ठीक कर देगा, शाम को बात बढ़ा रहेगा, आपने व्यायाम करा बात पे तुमको और बढ़ा दिया, आज नहीं मालूम होगा 10 साल बाद बीपी की बीमारी हुई, बीपी परेशानी हुई, बाल झड़ा बाल पका, लेकिन किसी को पता नहीं कि रीजन क्या था। इसलिए जो हमारी साइंस है वो टोटल बेस्ड ऑन साइंटिफिक पैरामीटर एंड मेनी सेमिनार एंड सिम्पोजिया हैव डन, जहां देखिए कि समझौता हुआ है और उसका कंक्लूजन निकला है कि भाई इस तरह से इसकी दवाइयां हमारी बनाई गई हैं। इसलिए अगर आप विश्वास करेंगे जो आपके दादी माँ के नुस्खों का फॉलो किया शायद और की नहीं था। जिन लोगों ने कोविड काल में अपने आप को लाइफ को संचय रखा उसमें सबने लाभ लिया कोविड में, और उस कोविड काल का है कि आज भारत सरकार में विश्व में आपकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण होने लगी। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि जो जड़ी बूटी के बारे में बताना है आर सिंह जी अपना बताएं अपना इसका किसान की खेती के बारे में, किस तरह से किसान की खेती करेंगे और अपने घर में कैसे आप इस जड़ी बूटी को लगा करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि विद्युत विभाग के निदेशक और हमारे मार्गदर्शक और हम लोगों के सहयोग डॉक्टर सुशील सर और हमारे बीएचयू के सभी प्रोफेसर और मैडम, खासतौर के जो अभी मेडिसिन से रिलेटेड हम लोग काफ़ी सभी लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी विभाग के और जो भी अन्य विभाग या मीडिया के लोग उपस्थित हैं सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। अभी सर ने जैसा बताया कि हम लोग इस मेडिसिन या जड़ी बूटी को कैसे उपयोग करें और इसकी उपयोगिता क्या है, कैसे उपयोग किया जाए, बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने बताया, सर ने भी बहुत अच्छे से बताया। बहरहाल सर लोगों का काफ़ी इस पे अनुभव है और इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं और हमारे आप सभी लोगों की सेवा भी करते आ रहे हैं सर लोग। तो हम इस पे ज़्यादा न चर्चा करके हम कैसे आप लोग इसकी खेती या इसकी हम घर में लगा करके कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये हमारे जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो सुगंधित और औषधि पौधे हैं, इसकी हम उपयोगिता और लगाने के तौर तरीके इस पे हम काफी दिनों से काम भी कर रहे हैं, और साथ में जो हमारे दुर्लभ पौधे हैं उस पे भी हम संरक्षण का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे तो एक दिन प्रतिदिन विलुप्त होने की स्थिति में भी आ सकती है। और खास तौर पे जैसे सर ने बहुत प्रयास किया, अभी सर ने वेबिनार भी बहुत किया, हम लोगों ने जगह जगह ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कार्यक्रम किए। खासतौर के हमने मिर्जापुर और सोनभद्र जनपदों में काफी जगह कार्यक्रम करके किलो का वितरण भी कराए, और हर ब्लॉकों में हम 2-2, 3-3 ग्रुप डेवलप किए। कुछ लोगों को हमने दिया आप उसको तैयार करने के लिए, कुछ वितरित करने के लिए, और ये पंपलेट जैसे सर ने जो बताया, ये पंपलेट हर ब्लॉक में हम लोग 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार वितरित करने के लिए और
पौधों के बारे में जगह जगह पंपलेट बैनर भी बनाया गया कि जैसे लोग इससे अवेयर हो। और हम जड़ी बूटी का अगर सेवन करते हैं तो इसमें कोई शक ही नहीं है। सर ने पूरे कॉन्फिडेंस और क्लियर बताया है कि हमको नॉर्मल चीजों के लिए किसी मेडिकल स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज के डेट में हम ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, कोई फिक्स डाटा भी नहीं है, लेकिन कम से कम 3-4 हजार किसान भाई ऐसे होंगे या ऐसे परिवार होंगे जिनके घरों में लगभग 90% ये हमारे आयुर्वेदिक या हम कहें जो वनस्पतिक पौधे हमारे हैं, इन्हीं पौधों से लोग इलाज कर ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो जैसे हमारे डाइजेशन संबंधित समस्या होगा या फीवर हो रहा है, इसमें कई पौधे हैं, खासतौर के उन लोग ज्यादा हमारे उपयोग कर रहे हैं जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं। और कुछ घरों में जो लोग इसकी मतलब किचन गार्डन के रूप में, जैसे हम घरों में शहरों में सब्जी लगाते हैं, उसी प्रकार से कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो कि इसको दवा के रूप में उपयोग करने के लिए लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम घरों में हमारे चाय बनता है, हम चाय के जो बाहर से हम पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं, उसके बदले में अगर हम लेमन ग्रास का सिंगल एक स्लिप हम लगा लेते हैं तो हमको चाय की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस इसमें एक कंपाउंड होता है जो हम इसको स्टेक करते हैं तो इसमें सिस्टल निकलता है जो कि ये कई चीजें हमको उपलब्ध कराता है। ये हमारे विटामिन ए का सोर्स बहुत बड़ा है। और इससे क्या होता है कि जो हम चाय यूज करते हैं, चाय बनाते हैं, एक तो हमारा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, दूसरी चीज है ये हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है, कई सोर्सेस हमको दे देता है। इसका किसी भी प्रकार का हम नॉर्मली अगर यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि बहुत लोग यूज कर रहे हैं इसका। और हम बहुत सारे किसान भाई और हमारे जो लोग हैं संपर्क में आते हैं, खूब गाइड करते हैं। तो हमारा 2 फायदा होता है, एक तो हमारी आर्थिक भी मदद करता है, प्लस शारीरिक। यही है क्या पहचानने के लिए आप उससे खेती कराते हैं इसका नाम है जड़ अंकुश है। इसे हाथी पंप लगाने के लिए गिलोय का पौधा तो सभी लोग लगभग हमारे समस्या अवगत ही हैं। सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया। और यहाँ पे खास तौर पे हम अपने पूर्वांचल क्षेत्रों में जो हमारे इधर 10-12 जनपद हैं, यहाँ पे जहाँ हम प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे हम कुल 11-12 प्रजातियों को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। जो कि 1-2 प्रजातियों अगर हम छोड़ देते हैं तो सभी प्रजाति हम इसका उपयोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसकी क्वांटिटी निर्धारित है। सर ने जैसे बताया कि किसी भी चीज का उपयोगिता थोड़ा सा मुझे जानकारी होना चाहिए कि हम कितनी मात्रा में उपयोग करें। अगर हम किसी चीज को मात्रा ज्यादा अगर ले लेते हैं तो हमारे लिए लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो जैसे हम लेमन ग्रास की बात करें, ये बहुत ही अच्छी फसल है, इसको हम हर घर में लगा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एक स्लिप जो है ये जैसे है, इसकी एक सिंगल स्लिप ये जो है, इसको हम एक पौधा लगा देते हैं, ये हमारे पूरे परिवार के लिए सफिशिएंट होता है। एक बार हम लगा देते हैं, ये कई वर्षों तक ये चलता है, ये 5-6 वर्षों तक चलता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पौधा जैसे लगाया इसके अगल-बगल एक पौधे निकल आते हैं। हाँ, एक जैसे वो बंच दिख रहे हैं वो करीब 5-6 महीने के बंच हैं, ठीक है। 5-6 महीने में उतना करीब 30-40 की संख्या में ये हो जाता है, ठीक है। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें सिर्फ पानी नहीं भरना चाहिए। अगर गमले में लगा रहे हैं तो गमले में पानी निकल जाना चाहिए, या आप ऐसे ओपन में लगा रहे हैं तो जल भराव जगह नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। ये हमने ज्यादातर एरिया में जो रेनफेड बेल्ट है, जहाँ पे सूखा ग्रस्त बेल्ट है, वहाँ पे हम इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं। और ये इतनी अच्छी फसल है कि आप एक बार लगा दिए, इसमें इसको कोई पशु भी क्षति नहीं पहुंचाता है। और ये हर 3 महीने में लगभग ये हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और आप घर में किचन के रूप में यूज करते हैं, अपने घर में चाय के बदले में या दवा के रूप में यूज करते हैं, तो आप इसकी थोड़ी थोड़ी लीव, जैसे आपको 4-5 लोगों को चाय बनाना है, इतनी पत्ती सफिशिएंट है, आप इसको काटते रहिए, ये कभी खत्म नहीं होगा, इतना तेजी से इसमें ग्रोथ आता है। चाय में दूध का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, दूध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मली चाय जैसे बना रहे हैं, हाँ, वो आपको बड़े आराम से उपयोग करते हैं। इसके हमने अभी अपने कुछ किसान भाइयों को
ट्रेनिंग दिलवा करके वैल्यू एडिशन भी हम इसका कराना शुरू करा दिए हैं जगह जगह। तो ये हमारी बहुत अच्छी पेरेनियल क्रॉप है। एक बार हम लगाते हैं तो 4-5 वर्षों तक हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और जो खेती के लिए लगाते हैं तो उसमें हम 75 डे के बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि अगर हम उसके नीचे करते हैं तो इसमें जो ऑयल में कंपाउंड होते हैं उसका परसेंट थोड़ा कम हो जाता है। हम 75 से 90 दिन के अंदर इसकी हम खेती जो हर बार हार्वेस्टिंग करते हैं। जब विंटर ठंडक के दिन में थोड़ा सा इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वो 100 दिन के ऊपर थोड़ा चला जाता है, क्योंकि ठंडक में थोड़ा सा विकास कम होता है। तो ये हमारी बहुत अच्छी क्रॉप है। जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं, लगभग पूरे वर्ष में अगर हम 1 एकड़ की बात करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपया, 90 से 1 लाख 1.25 लाख रुपए के बीच में शुद्ध लाभ होता है इससे। किसी भी प्रकार का इसमें अभी तक रोग नहीं है, पशुओं को समस्या नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से कर लिए, अगर आपका रेनफेड क्षेत्रों में करते हैं जहाँ सूखा ग्रस्त एरिया, जहाँ आपको पानी नहीं मिलता है, उस एरिया में भी आपको 30 से 40 हजार रुपया, 50 हजार रुपया प्रति एकड़ शुद्ध बचत होता है। इसमें किसी भी प्रकार का, जैसे आप गर्मी के दिन में जहाँ पे 40 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री ऊपर तापमान जाता है, जैसे हमारा मिर्जापुर का क्षेत्र है, सोनभद्र का बेल्ट है, यहाँ कुछ चंदौली का क्षेत्र है जहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री तक जाता है, वैसे स्थिति में भी हमने देखा है कि बिना पानी का पूरे गर्मी भर प्लांट सर्वाइव करता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विकास नहीं होता लेकिन मोल्टिलिटी एकदम नहीं आती है। जैसे ही हमारा बरसात शुरू होता है 2-2.5 महीना में फसल हार्वेस्ट करने लग हो जाती है। और एक जगह नहीं, हमने कम से कम ऐसे 25 जगह ट्रायल किया जहाँ पे 100% हमारा सफल रहा। तो लेमन ग्रास खेती के उद्देश्य से बहुत अच्छी फसल है और इसको हम सहफसली के रूप में पहली बार कर सकते हैं। और साथ में हम इंटरक्रॉपिंग की मॉडल बनाए हैं कई फसलों के अलग अलग, जैसे हम सब्जी करते हैं। जो ट्री प्लांट भी हमारे मेडिसिनल, जैसे मोरिंगा का हमने काफी ट्रायल किया कई प्लांटों में, तो हम इसके साथ में 10 फीट 12 फीट की दूरी पे हम सहजन की भी प्लांटिंग करवा रहे हैं। किसान भाई को एडिशनल इनकम इससे जनरेट होता है। दोनों प्लांट हमारे लिए काफी लाभप्रद हो जाते हैं इकोनॉमिक लिहाज से। और हमारा सहजन भी सेम मेडिसिन है, उसमें भी सारे पार्ट यूज करते हैं। तो हम इसकी खेती करके बड़े आराम से 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का इससे हम आय प्राप्त कर सकते हैं। जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे हम 50,000 60,000 कर लेंगे। जहां हम सिंचाई के साधन हैं, जैसे हम वाराणसी के बेल्ट है या चंदौली के जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ जल भराव न हो, वहां पे हम 1 लाख तक बड़े आराम से इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में हम, जैसे आपके वाराणसी की भी बताऊं, जो आपका बलुआ घाट का क्षेत्र है, यहाँ पे एनिमल पशुओं का बहुत प्रभाव है, कोई फसल ढंग से नहीं होता है। उस जगहों के लिए फसल बहुत अच्छी है, इस पे पशुओं का कोई इम्पैक्ट नहीं है। शुरू में जिसमें हम प्लांटिंग करते हैं उसमें थोड़ा सा बचाना पड़ता है, क्योंकि उनके पैर से ये पौधे कट जाते हैं। एक बार पौधे पकड़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मतलब क्या है, यूज की मार्केटिंग की बात करें, सर लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। निकाल करके काफी उपयोग आयल के रूप में बहुत ज्यादा। अच्छा, यूज मतलब अभी इसका कोरोना का भी एक ने लाया नहीं, एक एमएल का आया है इम्यूनिटी प्लस, उसको आप ले लीजिए, कलीसी का डाला हुआ है, मुंह में लगा के जाइए तो जनरल बहुत तेज होती है, इम्यूनोस्टर है, कलीसी लगाइए, सूंघ लीजिए। हमें लगता है कि माउथ में कोरोना का एक बढ़िया हमारा जो अपना प्रैक्टिकल है। प्लस इसके अलावा चाय से ज्वर अंकुश है, ज्वर का अंकुश रखे, अर्थात बुखार को रोगों का राजा कहा गया है। अगर बुखार को रोग राजा कहा गया है तो स्वाभाविक है कि अगर बुखार, देखिए स्वाइन फ्लू बुखार, डेंगू फ्लू बुखार, जितने बीमारी आते हैं सब में बुखार ही है। और अगर उसको अंकुश लगाने वाला काम करता है, अगर बुखार से मुक्त है, और बुखार को हमारे यहाँ रोगों का राजा कहा गया है। जितने आपके वायरल आ रहे हैं सब में बुखार है, और बुखार नहीं है तो आपको रोग नहीं है। उससे कहते हैं पैरासिटामोल खाओ, तो पैरासिटामोल काम आप घर में बैठा यही से करा सकते हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकती है। प्लस आयल्स का इसका इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा उपयोग है, अच्छी स्मेल अच्छी काम है। दीज आर डिफरेंट। अच्छा, तो जैसे हम थोड़ा दूसरा सेंस में समझे, इसकी उपयोगिता जो आयल की उपयोगिता है वो बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे हम जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वहाँ पे उपयोग करते हैं, हम जो आयल तमाम यूज करते हैं, प्लस हम जो रूम वॉश के लिए भी हम इसके आयल का उपयोग करते हैं वैल्यू एडिशन करके। प्लस जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, जो हम मुर्गी पालन की बात करते हैं, वहाँ पे जो रूम को वॉश करने के लिए बहुत बड़ा कंजप्शन है, वहाँ पर भी हम इसका उपयोग करते हैं।
तो कहने का मतलब इसका बहुत सारे जगह उपयोग करते हैं। अब तो हमने एक और वैल्यूएशन किया है, जब हम आसन करते समय जो विश्लेषण करते हैं, जो पानी निकलता है, हम उसका भी जो रूम वाश के लिए हम लोग धीरे धीरे वैल्यूएशन किसान भाइयों से करा रहे हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत सारे जगह है। जो आप नींबू का सोचते हैं साबुन लगाते हैं या शैम्पू यूज करते हैं, वो मैक्सिमम नींबू का इसी जगह यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्लांट जो है बहुत सारे हर जगह उपयोग में आता है और इसकी आसानी से खेती भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और आपके क्षेत्रों में लगभग हम बनारस में तो ज्यादा नहीं कर सकते हैं, फिर भी 30-40 एकड़ यहाँ भी लगा होगा। मिर्जापुर में इसकी खेती 250-300 एकड़ से ज्यादा किसान भाई कर रहे हैं और इस वर्ष और ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। और इसके अलावा जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसकी उपयोगिता हमने बताया, ये बहुत आसान खेती है, लेकिन इसके लिए जल भराव क्षेत्र हो या जहाँ पे पानी की सुविधा पर्याप्त आपके पास हो, उस जगहों पे हम इसकी भी खेती कर सकते हैं। इसमें जो जैसे हम हल्दी होता है, ये हमारा बच हिंदी में बोलते हैं, इसमें गोरज बोलते हैं, बच हिंदी में बोलते हैं इसको। आपके जगह जगह लोग घरों में भी लगाते हैं एरोमेटिक प्लांट के रूप में। तो इसकी हम उपयोगिता बहुत सारे इंडस्ट्री में भी इसका है और इसका हम ऑयल भी निकालते हैं। थोड़ा इसका हार्ड ऑयल होता है तो जल्दी नहीं निकलता है और इसकी खेती बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसमें राइजोम होता है, जैसे हल्दी होता है उसी प्रकार से राइजोम होता है। उस राइजोम को हम काट करके छोटे छोटे टुकड़े में हम खेत में 1.5 या 1/1.5 या 1.5 पे हम प्लांटिंग कर देते हैं। तो ये बड़े आराम से हमारा 18 से 20 महीने में ये लगभग हमारा 50 कुंटल तक उत्पादन दे देता है। ठीक है, और घरों में आप गमले में भी लगा करके इसको आप, एक चीज और भी होता है, इसको आप जब इसकी पत्तियां सूखती हैं, अगर इसको आप जलाते हैं तो इससे मच्छर भी भागते हैं। ये हमने कई जगह थोड़ा ट्रायल किया और जो किसान भाई घर में लगाए थे उसको जब राइजोम निकालते हैं तो पत्तियां काट देते हैं। तो इससे जो है मॉस्किटो का भी एक काम आपका करता है, मच्छर भी भाग जाते हैं नॉर्मली। और एक हाँ नहीं, इसका जो बेसिकली इस्तेमाल होता है, इसमें राइजोम हल्दी जैसा गांठ बनता है, उस गांठ को हम चाहे तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट देते हैं या ऑयल निकाल लेते हैं या उसको हम ड्राई करके निकालते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल। और दूसरी चीज जैसे हमारे जिस सर ने बताया कि संग पुष्पी, उसी प्रकार की एक हमारी कुछ मिलती जुलती प्रजाति होती है ब्राह्मी और सेंटला, हिंदी में मंडूकपाड़ी बोलते हैं। ये भी छोटे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा है। और ये ब्राह्मी हम अधिकांश लोगों को बोलते हैं कि सब लोग घर में लगाइए। ये मेमोरी एनहेंसर है, दिमाग के लिए बहुत अच्छी दवा है और इसको नॉर्मल यूज कर सकते हैं। और इसकी हम अगर खेती करते हैं तो मंडूकपाड़ी लगभग हमारा 45 से 60 दिन में हार्वेस्ट करने लायक हो जाता है। थोड़ा हम जल्दी में नहीं लाए, लेकिन मंडूकपाड़ी जैसे हमारा ये गिलोय की पत्ती है, इससे थोड़ी सी मिलती जुलती पत्तियां होती हैं, वो बेल बनता है जमीन पे और ये एक बार लगा दीजिए, लगभग 2 से 3 वर्ष तक पौधा सर्वाइव करता है अच्छे से। उसके बाद हम इसको दूसरा रीट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। तो मंडूकपाड़ी भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मंडूकपाड़ी का अगर हम टाइमली हार्वेस्ट कर लेते हैं, सिंचाई करते हैं, तो लगभग 1 एकड़ से 1.5 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक शुद्ध बचत किसान को मिलता है। और इसमें भी किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ हमको बीच बीच में प्रति हार्वेस्टिंग एक सिंचाई करनी पड़ती है और गर्मी के दिन में हमको 15-15 दिन पे सिंचाई करना पड़ता है। और इसमें किसी प्रकार का और विशेष दिक्कतें नहीं होती हैं। किसान भाई थोड़ा गलती करते हैं कि बढ़ाने के लिए इसमें कुछ हार्मोन्स डाल देते हैं और इसमें हर्बिसाइड डालते हैं। ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उसका कंपाउंड इसमें जो हम मटेरियल तैयार करते हैं उसमें आ जाता है, तो हमको विपणन में या जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, वैल्यूएशन करती है, उनको दिक्कत होता है। बाकी और किसी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होता। और जहाँ पे जल भराव है, और ब्राह्मी है, इसी प्रकार से फसल है। और जो आर्चेड बेल्ट है वहाँ पे हम सरगंधा की खेती कराते हैं किसान भाइयों से। और जो जैसे हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधा है, जो किसान भाई एक्टिव हैं वो लोग कालमेघ की भी खेती कर सकते हैं। कालमेघ की बेसिकली हम ज्यादातर फोकस करते हैं, जो जहाँ अरहर का बेल्ट है, अरहर के साथ में हम सह फसली के रूप में कालमेघ को भी प्रमोट करते हैं। और जो बलुई दोमट मिट्टी है, जहाँ पे जैसे हम आलू, टमाटर, बैगन ये सब लगाते हैं, वहाँ पे
शतावरी की फसल जो हम जिसमें प्रोटीन बेस होता है, ताकत के लिए हम दवा बनाते हैं, तो शतावर भी बहुत अच्छी फसल है। उसकी भी खेती आप लोग आसानी से कर सकते हैं और उपयोग भी करिए। शतावर काफी लाभप्रद है। और तुलसी की चर्चा करें तो मैडम जो है, तुलसी बेसिकली कई प्रजातियां तुलसी की हैं। जैसे हम रामा सेवा बोलते हैं, जो हम पत्ती के लिए यूज करते हैं, और हम उसका आयल, तुलसी का आयल बहुत उपयोग होता है सभी जगह। इसमें कोविड काल में इसका सैनिटाइजर बहुत लोग बनाए, कई कंपनियां बना रही हैं, तो और तमाम दवाएं भी बनाए जाते हैं। तो बेसिकली दो टाइप की तुलसी है, एक हम जो पत्ती के लिए यूज करते हैं, दूसरा हम आयल के रूप में करते हैं। तो आयल में हम दो प्रकार की तुलसी यूज कर रहे हैं। एक सिमसुम्या जो सिमर की प्रजाति है, जिसमें आयल का परसेंटेज बहुत अच्छा है, और दूसरी है सिम शिशिर जो पेरिनियल है, जिसमें सीडलेस होता है, सीड नहीं बनता है। वो एक बार लगाने पे 3-4 वर्षों तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और उसमें आयल की रिकवरी बहुत अच्छी आ रही है। तुलसी से जो खासतौर पर हम सिमसिसिर की बात करते हैं, हमारे 2 किसान भाई ऐसे हैं जो कि 3 लाख रुपया एकड़ से ज्यादा लाभ कमाए हैं। अमूमन करीब 1.5 से 2 लाख तो नॉर्मली निकल जाते हैं, लेकिन 2 किसान भाई एडिशनल काम किए थे, 2-2, 3-3 एकड़ लगाए थे। बहुत अच्छा उससे लाभ उनको मिला, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है उसकी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होता। यहाँ तक कि हमने देखा कि ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव रहा, और जहाँ पे थोड़ा पानी लगा वहां भी सर्वाइव रहा। तो तुलसी भी बहुत अच्छी फसल है, हम तुलसी की भी खेती आसानी से हम कर सकते हैं। बाकी एक हम जो सूखे ग्रस्त हैं, वहाँ अश्वगंधा की भी लगाते हैं किसान भाई। अश्वगंधा की भी खेती जो हम ताकत के लिए करते हैं, तो इसकी भी आप लोग गमले में भी लगा सकती हैं, और जो है थोड़ी सी खेती भी कर सकते हैं सब लोग जो है। और एक दो फसल है, इस समय फाइलेंथस की बताया, तो फाइलेंथस भी आप लगाइए। इसकी मार्केटिंग की भी दिक्कत नहीं है, और इसका उपयोग भी बहुत सारी जगह होता है। तो आप लोग खेती संबंधित जितनी भी मतलब जानकारी चाहते हैं, जो भी सहयोग करना चाहते हैं, वो हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हमारी टीम भी जगह जगह लगी है, और हम किसान भाइयों को ग्रोथ के लिए हर जनपद में प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे एफपीओ बने हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी हुई है, और कुछ हम और भी बना रहे हैं। जैसे किसान क्लस्टर फॉर्मेशन करके खेती करें, जिससे उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में, प्लस उनको विपणन में ये सब असुविधा न हो, और प्रोसेसिंग में भी असुविधा न हो। ठीक, सभी लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद भाई सिंह साहब कि आपने देखिए कम समय में जिस किसानी को छोड़ करके लोग भाग रहे थे आज शहर की तरफ, आप फिर से किसानी की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और विद कास्ट, ये नहीं कि हम फ्री में, अभी हम गाँव जाएंगे। मेरे पिताजी बोल रहे हैं, मैं बगल कहीं रहने वाला हो रही माधो सिंह स्टेशन मिर्जापुर जिले में, तो कहते हैं भाई ये तो खेती से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो अब वो खेती की तरफ हम मूव करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। मैंने बताया कि आप एफपीओ बना लीजिए। एफपीओ सरकार का एक प्रमोशन है, जिसमें आपको छोटी कंपनी बनाने का अधिकार है। 8 लोग मिलकर बनाते हैं, बड़ी इजीली बन जाती है। सरकार समर्थन दे रही है, 60 से 80% उसमें सब्सिडी है आपको लगाने के लिए। लास्ट में काफी देर हो गया, लेकिन इंटरेस्ट आप लोगों का बना हुआ है। ये लगता है कि कार्यक्रम की सफलता की एक अच्छी हमारी खबर है। तो हम अपने जो आज के हमारे ऊर्जा विभाग के ऊर्जावान निदेशक श्री बघेल सर से अनुरोध करता हूँ कि आशीर्वचन दें और कैसा लगा कार्यक्रम उसके बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ये कार्यक्रम जो हमारे ईटीआई में जो आयोजन किया गया, इसके आयोजक मंडल को मैं साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम का जो हेडलाइन थी वो थी आयुष आपके द्वार के अंतर्गत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत औषधि पौधों का वितरण किया जाना है। एक इसका हिस्सा है। लेकिन जो मंचासीन काफी विशेषज्ञ बैठे हुए हैं यहाँ, डॉक्टर्स हैं, और जो आयुर्वेद में जिन्होंने काफी खोज की है, और जिससे कि आगे आने वाले समय में और मिल भी चुका होगा, स्वस्थ भारत के निर्माण में इनका बहुत योगदान होगा और मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से यहाँ खास तौर से मैडम जो है डॉक्टर जोशी जी ने बताया, जो रस शास्त्र की प्रोफेसर है, और द्रव्य विज्ञान जो द्रव्य है उनकी पहचान के बारे में आपने जो बताया, ये जो है डॉक्टर अवनीश पांडे जी, आर.एस. सिंह जी और सुशील दुबे जी, आपका बहुत बहुत आभार। और आपका मैं पुनः जो है दोबारा अभिनंदन करता हूँ।
स्वागत करता हूँ और ऐसी कार्यशालाएं, अगर देश को बहुत जरूरत है इन चीजों की, होती रहनी चाहिए। हम बहुत पीछे हो गए, पहले बहुत आगे थे। जब मेरा जन्म हुआ, जब थोड़ा मैंने होश संभाला, तो मेरी माँ जो है, जब हाई स्कूल इंटर के एग्जाम आते थे तो 15 दिन से 1-2 महीने पहले जो ब्रह्मी का रस पीस के मुझे खिलाना शुरू करती थी, वो अब चीज सब खत्म हो गई। मैं भी पूछ रहा था डॉक्टर सुशील दुबे जी से, मैंने ब्रह्मी कहीं पैदा होती है? तो क्या करती थी, जहाँ बेटा तुम सुबह टहलने जाता है तो नहर के किनारे मिलती है और वो फैल जाती है, उसको उखाड़ के ले आया करो। हम सुबह जाते थे, ले आते थे और उसको ब्रह्मी का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी चीजें थी, पेट में दर्द होता था तो लवण भास्कर का चूर्ण ले लो, मतलब ये एलोपैथिक वाली चीजें थी नहीं। ये फिर दौर शुरू हुआ जब हमने इंटर वगैरह, ये 78 में जब इंटर हमने किया तो हम लोग बहुत डिपेंडेंट थे, रूरल बैकग्राउंड के लोग थे, वहाँ ये एलोपैथिक डॉक्टर मिलते ही नहीं थे ही नहीं, वैद्य थे। वो फिर धीमे धीमे व्यवसायीकरण हुआ, दुनिया का विकास हुआ और एलोपैथिक की तरह हमारा जो पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया उस तरफ मूव कर गई कि भाई जल्दी से इंजेक्शन लगाइए, दवा खाइए और 24 घंटे में ठीक हो जाइए, और अपना ठीक हो गया। लोग पेन किलर लेने लग गए। हमारी वाइफ पेन किलर लेती नहीं, कॉमी फिल्म हम उनकी बाथरूम में फेंकते रहते थे, वो दर्द होता था, हमने थोड़ा इंतजार करो, दर्द को फेस करो, तो उनकी किडनी खराब हो रही है बाकी। तो ये पेन किलर का एलोपैथिक का ही हाल रहा। मैं इसके अंदर नहीं जाना चाह रहा हूं। इन्होंने जैसे कहा किचन गार्डन में हर परिवार 5 पौधे लगाए, यही आयुष आपके द्वार है। तो 5 पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि इन पौधों के अंदर जो मैंने सीखा, जो समझा, सब कुछ आपके हाथ में है। और इस सबसे हटके मैं बात बताऊं, हमारा जो निर्माण हुआ है शरीर का, जो माँ की कोख से जो जन्म लेते हैं, वो साग सब्जी दूध ये पीने के बाद जहाँ वो रहती है, जिस जमीन पर रहती है, गंगा के किनारे हैं तो अलग तरह के बच्चे पैदा होंगे, आप यमुना के किनारे हैं तो अलग तरह के बच्चा पैदा होंगे, आप पहाड़ में हैं तो अलग तरह के होंगे। मतलब जो प्रकृति जहाँ आप निवास कर रहे हैं, जो प्रकृति के साथ आपने खाया पिया है, जो प्रोडक्ट पैदा होता है उसमें उसका हिस्सा होता है। मतलब साग सब्जी यही पैदा होती है, मदर उसका सेवन करती है। वहां तो एलोपैथिक खा के तो आप पैदा नहीं हुए हैं, आप बताओ। सब्जी खाई होगी, अच्छा दूध पिया होगा, हैं, सहारनपुर की तरफ से होंगे तो आप लंबे तगड़े पैदा होंगे। और गंगा जल पीते हैं, वह गंगा का पानी होता है, अच्छा दूध है, जर्सी गाय, आप जैसी जगह रहते हैं, जैसा खाते हैं, उसी तरह की संतान है, वो प्रोडक्ट डेवलप होता है। मेरा मतलब ये है कि जो मेरी आज समझ में आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, हो सकता है मैं घंटों बोल सकता हूँ। मैं इसमें अगर बोलना चाहूँ तो मैं 3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसके बाद मुझे लीवर की प्रॉब्लम हुई, अभी आ रहा हूँ, बड़ा आराम से। चीज महत्वपूर्ण कितनी है, आप लोग अपनाइए इसको। आज ही ये फैसला लेके जाइए कि हम ये ऐसा करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, एलोपैथिक से दूर भागेंगे। तो लीवर की दवाएं लेना शुरू की। वो लिप 52 के अलावा शायद मुझे लग रहा है कोई दवा दुनिया में नहीं है, वो भी लिप 52 आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट है। आप बताओ इसके अलावा कोई आती है तो बताओ, है तो कोई चीज तो रामबाण है आयुर्वेद का जो आपके पास है पूरी दुनिया में। लिप 52 लीवर का निर्माण वो इन्हीं से बनी है चीजें, किलो है, ये है। यहाँ 500 पौधे थे, उनमें आपके वाइटल पार्ट्स होते हैं। हर डॉक्टर, जब मुझे कोरोना हुआ, मेरी वाइफ तो बिल्कुल डेंजर जोन में पहुंच गई थी, 68 आ गया था, मैं 85 पे रुक गया, SpO2 मेरा रुक गया। ये लड़का जहाँ बैठा हुआ था पवन यादव, ये रात भर ये कैमरा लेके चला रहा है, ये रात भर जगा रहता था। ये इनमें इसलिए डरा नहीं, क्योंकि उम्र कम थी, पसंद नहीं किया, लेकिन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करता रहता था। इसने सब कुछ देखा है। तो एक ही बात आती थी, किसी भी डॉक्टर से मैं फोन करता था, इम्यून सिस्टम मजबूत करिए, इम्यून आपका मजबूत होगा, ये इसकी कोई दवा नहीं है, इम्यून कमजोर होगा, आपका फेफड़े जो है नष्ट हो जाएंगे, आपके वाइटल पार्ट डैमेज हो जाएंगे। तो कोई दवाई नहीं थी। जब इसकी कोई दवा नहीं है आपके शरीर को बचाने की, तो एक ही तो दवा प्रकृति बचाती है। प्रकृति की चीजों का जितना सेवन करोगे उतने आप मजबूत रहोगे। एलोपैथिक आपको कुछ नहीं बचा था तो मेट्रोल खाया हम लोगों ने, कोई दवाई नहीं थी। उन्होंने कहा था हमने कि इससे ये डैमेज होगा, ये डैमेज होगा, नुकसान तो हुआ उससे हमारा। लेकिन अगर आप समय रहते में गिलों का इस्तेमाल कर रहा होता
मेरे किचन गार्डन में ये 5 अगर पौधे होते, इनकी चटनी बना के खा रहा होता, तो मेरा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता, और इम्यून सिस्टम मजबूत रहता तो ये कोरोना मेरे पे अटैक नहीं करता। आपका इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए ये 5 पौधे बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। दूसरा, आप काम करते हैं 18 घंटे, हम लोग काम करते हैं, बुद्धि भी हमको मजबूत रखनी है, तरोताजा भी रहना है, फिटनेस भी अच्छी है। और ये बात सही है कि जो घोड़ा है उसे दुनिया खरीदती है, उसकी दुनिया को जरूरत है। अगर आप अपने जीवन में खच्चर साबित हो गए तो शरीर आपका बेकार है। 11 बजे आप ऑफिस आते हैं, फिर सोते रहते हैं, बॉस आपको फोन करता है और आप फोन पे कहते हैं और आपकी आवाज आती है जमाई लेते हुए मोबाइल पे, तो समझ लीजिए बेकार आदमी है, जमाई ले रहा है। इट मीन्स आपकी बॉडी फिट नहीं है, फिटनेस अच्छी नहीं है, आपके अंदर कोई ऐसी चीजें पैदा हो रही हैं जो आपको काम नहीं करने दे रही, फिट नहीं होने दे रही। तो यही तो चीजें हैं, इन बातों का इस्तेमाल करिए, बॉडी फिट रखिए। आप फिट रहेंगे, दिमाग आपका फिट रहेगा, आपकी जो बुद्धि की जो शक्ति है वो उसमें वृद्धि होगी, इम्यून बूस्टर रहेगा, तरोताजा रहेंगे। देश, भाई आप एक देश का भी तो हिस्सा है, आप ये थोड़ी सदी हम बनारस के हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाई करके ये अभियान जो शुरू किया गया है आयुष आपके द्वार, ये अगर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है, जैसे मुझे बताया था आज की तारीख में पूरे देश में हो रहा है ये कार्यक्रम, ये एक शुरुआत है, ये आंदोलन का रूप लेना चाहिए। आगे चल के एक मुहिम, बहुत बड़ी मुहिम होनी चाहिए, और हम लोग अपने जो नेचुरल चीज है जब उन पर निर्भर हो जाएंगे तो ना तो हमको चाइना की दवाई खानी पड़ेगी, ना हमें अमेरिकन दवाई खानी पड़ेगी। जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का दवाइयों का 90% हिस्सा, 95% पैसा हमारा दवाई में चल रहा है। जब बहुत परिवार बैठे होंगे, अपनी तनख्वाह का कम से कम पूरे साल में अगर बजट बना रहे हैं तो 25 से 30% इनकी तनख्वाह इसी में जा रही है। अभी डेंगू चल रहा है, इससे पहले कोरोना था, फिर कुछ होगा, कुछ नहीं तो वायरल आ जाएगा। मीन्स हवा में विषाणु उपस्थित हैं, दुश्मन आपके चारों तरफ है, हवा में बैक्टीरिया है, वायरस है। इससे एक ही तो चीज बचाएगी, अपने को शरीर रूप से मजबूत रखिए। विटामिन, एक ही काम करो ना भाई, आप विटामिन सी बढ़ाइए, विटामिन डी खाइए, और आप इम्यून ये करिए वो। इसके अलावा कुछ कोई कार्यक्रम हमारा 1 महीने तक नहीं चला। जब समझ में आया कि अगर समय रहते हम गलती नहीं करते तो हमें कुछ नहीं होता। अब एक बात और बताऊं, हमारे शरीर में पानी कितना हिस्सा है किसी को पता है? 70% वाटर है और 30% वो है। 30% के लिए हम सब मेहनत करते हैं, कुछ नहीं, आज देसी घी खाइए, कचौड़ी खाइए, ये खाइए, सब्जी खाइए, और जो 70% है उसको इग्नोर करते हैं। मैं भूल गया था, जब मेरे लीवर जब गड़बड़ी हुई तो मैं गंगाराम के डॉक्टर हैं, एलोपैथिक के हेड है वो, उनसे मिला। बोले बघेल साहब तुम कर क्या रहे हो? मैंने कि मैंने खाना ठीक कर लिया, अपनी लाइफ स्टाइल ठीक कर ली। मेरे सब बेकार है, अब पानी ठीक करिए ना। आगरा में मैं रहता था, तो वो कहते आप देखिए जहाँ रहते हैं आपके बगल में क्या है? मैंने नाला जा रहा है, आरओ लगा रखा है, तो उससे क्या होता है? आरओ से भाई आरओ क्या करता है आप बताओ? कुछ काम करता है? कोई नए उसमें मिनरल थोड़ी डेवलप करता है। हाँ, वो आता है और आप पी लेते हैं आरओ, बस ठीक होता। तो गंगा जल है, तो उन्होंने कहा पानी बदलिए। मैंने कितने के 35 रुपए की बोतल आएगी। तो पानी पे लोग खर्च नहीं करते हैं, दूध पे खर्च करते हैं, पेड़ पौधों पे लोग खर्च नहीं करते हैं, उटपटांग चीजों पे खर्च करते हैं, बर्गर पे खर्च करते हैं। आप पानी जिस दिन से मैंने बदला है सब कुछ ठीक है। मतलब मेरे बॉडी का इसी तरह से पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, पृथ्वी में पानी और जमीन कितना है बताइए रेशियो? अरे हाँ भी 35-70 है, यही है ना। आपके शरीर में भी यही है, तो आप समझ गए ना आपका निर्माण किसने किया? जिस माँ ने किया वो 70-75 का रेशियो जो धरती माँ है, इसे तो इसे जननी बोलते हैं। ये दूसरी माँ होती है, वो असली जननी तो यही है जिसपे आपने जन्म लिया है। 70-30 और 70-30 आप उसको मेंटेन करिए, आप कभी बीमार नहीं रहेंगे, निरोगी रहेंगे। मैं यही संदेश देना चाह रहा था। मैं आयुष आपके द्वारा 5 पौधे लगाइए, निरोगी रहिए।
वाह भाई वाह, आज तो हमें लगता है कि हम लोग कार्यक्रम सर अभी शुरू में कुछ आयुर्वेद का नहीं जान रहे थे और तुरंत इतना जान गए। ये तो लगा है कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा। सर शुरू में कहते थे आयुर्वेद के बारे में ये क्या है, कई सवाल कर रहे थे और अभी देख रहा हूँ कि विशेषज्ञ हो गए। 2 घंटे के कार्यक्रम में विशेषज्ञ हो गए। ये तो हमें लगता है कि हम लोगों का आयुष आपके द्वारा भविष्य में आगे रहेगा। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो ये कार्यक्रम कराया गया उसकी जितनी बहुत प्रशंसा किया जाए वो कम है। और उससे बड़ी बात कि ऊर्जा विभाग में ऊर्जावान और ऊर्जा का जितना रोल था उसने हमारे साथ दिखाया। इसी क्रम में हमारा जो काम है धन्यवाद हमारे कृष्णदेव जी देते रहेंगे और उसे हमारे जो प्लांट है साथ में डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टर महोदय प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन जिन जिनको लोगों को आवश्यकता है एक साथ ही मिलकर के हम लोग देते हैं। एक उससे अच्छी फोटोग्राफी हो जाए प्लांट देते हुए। कृष्णदेव जी आप धन्यवाद देते रहे। और इधर सबसे अनुरोध है कि प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको भी एक रमन जी आप अल्लाह भाई रोहित आप लोग 5 प्लांट दो और प्लांट देते हुए इन लोगों को दो ना पूरा जितने लोग हैं उनमें प्लांट एक देते हुए एक अच्छी हम लोग कहना चाहिए कि प्लांट दिया जा रहा है पूरा प्लांट का आपका इस कार्यक्रम की सफलता का वही होगा। ठीक है। सभी उपस्थित सज्जनों को धन्यवाद उपस्थित रहने के लिए। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी को भी धन्यवाद। अभी अभी आप लोगों के सामने लेमन ग्रास के बारे में बताया गया, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग लेमन ग्रास नाक पर लगा करके प्रत्यक्ष अनुभव करें, उसको मल करके, ताकि आयुर्वेद में लोग कहते हैं कि तुरंत लाभ होता है, इसका प्रत्यक्ष आप अनुभव करें। इसके लिए भी धन्यवाद जो प्लांट लेकर के आए। मैं मुख्य अतिथि जी से एक निवेदन मेरा ये है कि ये जो एरिया है यहाँ मच्छरों का बहुत प्रभाव है, यहाँ पर गुडक लगाने के लिए व्यवस्था करें। और सूक्ष्मता के बारे में क्या बताना है, कोविड और इलेक्ट्रॉन ये आप लोगों का विषय है बिजली विभाग का। सूक्ष्मता में कितनी ताकत होती है ये आयुर्वेद में भी आयुष में भी आप लोगों को अनुभव हो रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। और जो प्लांट मिल रहा है इसका प्रयोग करें, घर में लगाएं और देखें। धन्यवाद। हाँ गुडक लगवाइए, मच्छर बहुत है यहाँ पर। हमें तो पता ही नहीं था, आज जानकारी मिली। आपको धन्यवाद कि आपने ब्राह्मणी के कारण आज आप डायरेक्टर है। नहीं मिलते तो खूब है। आप अपने आसपास ही लगा के, यही मैंने कहा कि सब कुछ लगा करके नाक में लगा करके देखिए। अभी सामने खड़े थे, सामने पौधे लेके पीछे रहते हैं वो फोटो आ जाना। आपको हम देंगे, एमडी साहब ने कहा था कि फैमिली वालों को आपने दिए कि नहीं। फोटो सुनो
देखो करेंगे राइट हाँ सर बैठिए एक बंदे खड़े रहे सब लोग खड़े रहे सामने खड़े रहे आगे कोई बात नहीं सब लोग आ जाएगा आराम से पूरा फोटो आ जाए पूरी आगे से आगे से हाँ एकदम नीचे बैठ सकते बैठ जाइए ये फोटो किसी को देगा तो किसी को दे दो निशान तो खींचो यार एक फोटो यही हम दे रहे हैं कवरेज में बैकग्राउंड में सारे में रही फोटो यही फोटो ले बैकग्राउंड भी ना कर ले लिया बहुत है बैग में बैठना भी चाहिए क्या बोलते हैं लेमन ग्रास